बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको और वेलकम करेंगे अपने इस शो में इस उम्मीद के साथ कि ना सिर्फ आपका दिन अच्छा गुजरे बल्कि ये हफ्ता भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। हैप्पी मंडे। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी आपको वेलकम शो में हम करेंगे। आयशा, कैसी हैं आप? मेरे इससे पहले कि आप शिकवा करें कि आप मुझसे भी हाल पूछ लिया करें। मैंने कहा शुरुआत आपसे करते हैं। मैं बहुत जबरदस्त हूँ, कमाल। वीकेंड अच्छा गुजर गया? वीकेंड अच्छा गुजरा। आप बेहतर जानती हैं वीकेंड कैसा गुजरा। वीकेंड हमारा एक साथ गुजरा, एक दिन हमारा साथ गुजरा था। बिल्कुल बहुत अच्छी हैं। आई होप आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। बिल्कुल ठीक हूं। लग बहुत अच्छी रही हैं। जब आगाज होने वाला था थोड़ी सी मुझे गुस्से में लग रही थी, देन फिर मैंने पूरी कोशिश की कि इनके मूड को जो है ना थोड़ा सा नॉर्मल किया जाए। अब मुझे नॉर्मल नजर भी आ रही है। नॉर्मल हुआ इतनी ज्यादा परेशान हो गए। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप जल्दी में तैयार हो रहे होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी आप लेट हो जाते हैं, तो फिर पैनिक की सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा ज़रा मसला हो जाता है। लेकिन इट्स ओके। हम वहाँ पर भी हम अपने आप को भी ये समझा देते हैं और जब हम आपसे कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ ये आपके लिए नहीं होता, अपने आप के लिए भी होता है। हम भी अपने आप को तजदीद करवा रहे होते हैं कि इट्स ओके, हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग। और हर तरह का जेस्चर जो है ना, हर तरह का एहसास, वो हमारी जॉब नेचर ऐसी है कि हमें जरा ना टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। चंद सेकंड्स भी हमारे लिए काउंट करते हैं, तो कोई मसला नहीं हो जाता है। जो मीडिया में काम करता है, चैनल्स में काम करता है, उनको बेहतरीन तौर पर ये पता होगा कि किस तरह से आपने छोटे छोटे जो टाइम पीरियड है उसका ख्याल किस तरह से रखना है। चले जी, मौसम की कुछ बात कर लेते हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आगाज मौसम से करना है, बादल बरसेंगे। यू नो द ड्रिल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने का इम्कान है। लाहौर का भी हमें पता चला कि वहाँ पर बारिश हो रही है। साहिवाल की बात करें, कोटद्दू की और पत्तोकी की, वहाँ पर रात गए बादल बरस पड़े। डीआई खान और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। जबकि सिब्बी की बात करें तो वहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। और बादल बरसने से गर्मी और हब्स का ज़ाहिर है जोर टूट जाता है। महकमे मौसमियात की जानिब से आज पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई भी की गई है, तो तैयारी पकड़ लें। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। किस चीज की तैयारी पकड़ने, पहले ये बताएं। एहतियात करें, तैयारी आप पकड़ लें। समोसा पकौड़ों की तैयारी कर लें, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो उसकी तैयारी पकड़ लें। तो बिल्कुल मूड के मुताबिक, मूड के ऊपर डिपेंड, मूड पे डिपेंड। एक्सप्लेन किया करें ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूं। आप अपने तौर पर जो समझना है वो समझ लें, जो देखने वाले अपने तौर पर जो समझना है वो समझ लें। बहरहाल अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। बहरहाल जी, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, तो थोड़ा सा जरा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बारिशों से काफ़ी तबाही की खबरें हैं। दीवारें गिरी हैं और सैलाबी रेले में बहकर 5 अफराद अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जाँ बहक हो गए हैं। ज़िला खैबर की बात करें तो वहाँ पर सैलाबी रेला 2 बच्चियों को बहा कर ले गया। एक की लाश निकाल ली गई है, जबकि दूसरे की तलाश मालाकंड में दीवार गिरने से 2 बच्चियाँ भी जाँ बहक हो गई हैं। अफसोस के साथ ये खबर बिल्कुल। और कोहाट से भी खबर आ रही है, जहाँ पर दीवार गिरने से शहरी चल बसा है और जमरूद में सैलाबी रेला गाड़ी को बहा कर ले गया है। लोअर दीन में, स्वाबी, बनू, नौशहरा में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिशें हुई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। तो जब भी हम बात करते हैं कि बारिश जब भी आती है अपने साथ थोड़े से मसाइल इंतजामी तौर पर वो भी लेकर आती है, तो कुछ इलाकों में हमें ऐसी सूरत हाल भी देखने में मिल रही है। तो जनाब, आगे क्या है? अफगानिस्तान से एक खबर है। अफगानिस्तान में शदीद गर्मी और एसी की महंगी मुरम्मत से तंग टैक्सी ड्राइवर्स ने गाड़ियों में हाथ से बने एयर कूलर नस्ब कर लिए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम दिखा भी रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इनोवेटिव। मैं ये कहूँगी कि ये जो साउथ एशिया ना, ये पूरा खित्ता, उसके बाद थोड़ा सा मिडिल ईस्ट भी इसके अंदर आ जाता है। ज़रूरत इजाद की माँ है। इनके बारे में ये कहा जाता है इंतहाई क्रिएटिव किस्म के लोग हैं। और बिल गेट्स ने ये कहा था कि अगर मुझे कोई मुश्किल काम करवाना है, आई थिंक बिल गेट्स ने कहा था कि अगर कोई मुश्किल काम करवाना है तो मैं सबसे सुस्त बंदे को ढूंढूंगा, क्योंकि वो सबसे क्रिएटिव और आसान तरीका ढूंढेगा उसको करने का। अब क्या कहा जा सकता है, हमारे अल्फाज में हम कहते हैं ना, जुगाड़ लगाना। बिजली महंगी है या फिर वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने ये जुगाड़ निकाला है कि उन्होंने हाथ से बने हुए जो कूलर्स हैं। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या होगा। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो उसमें आके बैठेगा, जो मुसाफिर होगा, उसका भी भला हो जाएगा, उसको गर्मी में से नहीं गुजरना पड़ेगा, और जो उसका ड्राइवर है उसकी कमाई के अंदर इजाफा हो जाएगा। पर कह ये रहे हैं ये ड्राइवर्स कि कूलर एसी से बेहतर काम करता है, क्योंकि एसी सिर्फ गाड़ी के अगले हिस्से में ठंडक देता है, जबकि ये पूरी गाड़ी को ठंडा किए रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फिर पूरी दुनिया में, ये फॉर्मूला जो पूरी दुनिया में बेचना चाहिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी आ जाएगा, आप टेंशन ना लें। यहाँ भी हम जुगाड़ को पसंद करने वाली कौम है, तो यहाँ पर भी ये इंशाल्लाह फेमस होने वाला है। इसके बाद देख के तो लग रहा है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे इस तरह की इनोवेशन जो ना मजीद अच्छे तरीके से आगे भी बढ़े। अर्जेंटाइन आपको लेके चलते हैं, जहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, और वो ये है कि 3 सदियों पुराने दरख्त की मुंतकली ने
एक हंगामा खड़ा कर दिया। अच्छा, जब ये खबर मैंने पढ़ी ना तो सबसे पहले तो मुझे ये हुआ कि 3 सदियां, अब 300 साल पुराना एक दरख्त, तो मुझे तो लगता है कि वो तो एक टूरिस्ट स्पॉट हो जाना चाहिए। इस दरख्त ने कितनी नस्लें देखी होंगी, एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाना चाहिए वहां पर। तो उसके इर्द गिर्द एक ऐसा मुझे लगता है पार्क बना देना चाहिए कि दुनिया भर से लोग अर्जेंटाइन जाएं कि 300 साल पुराना एक दरख्त यहाँ पर मौजूद है, अब उसको मुंतकिल किया जा रहा है। और पता है क्यों किया जा रहा है? कि यहाँ पर मोटरवे बननी है। हाँ, लेकिन ये मुझे एक अच्छी बात लगी है कि देखें इन ममालिक में मुंतकिल किया जाता है, काट के लकड़ी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो एक से दूसरी जगह ले जा रहे हैं सेफ तरीके से, ताकि इसको दूसरी जगह पर जो है वो प्लांट किया जा सके, दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम कुछ शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को इसे अपनी जगह पर ही रहने देना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। तो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो लोगों को अवेयरनेस है कि दरख्त जो है वो कितने ज़रूरी हैं। वो नहीं चाहते कि दरख्तों को यहाँ से उखाड़ा जाए, खासतौर पर ऐसा दरख्त जो 3 सदियाँ पुराना है। तो वो उनके साथ ज़ाहिर है उस दरख्त के साथ भी हो सकता है लोगों की एफिलिएशन बहुत ज़्यादा गुजरी भी होंगी, उस दरख्त ने क्या क्या देखा होगा। बहरहाल ये जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान में भी लेकर आए थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कुछ इस तरह की जो है ना एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली की थी दरख्तों की और पौधों की। बहरहाल जी एक और इंटरेस्टिंग खबर है स्पेस के बारे में, बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ स्पेस, और लोग स्पेस में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं बात वो वाली स्पेस की और अपनी वाली स्पेस दोनों की करी। खैर, नासा और बरतानवी कंपनी ने मिलकर एक खुशबू मुतारिफ करवाई है जनाब, जिसे खला की खुशबू का नाम दिया गया है। अब खला में सफ़र करने वाले खला नवर्द जो हैं उन्होंने कई मरतबा बयान दिया कि खला की एक ख़ास महक होती है। ये खुशबू अब एक मुनफरिद परफ्यूम की सूरत में हमारी ज़मीन पर भी दस्तयाब है। मुझे याद आ गया वो इकबाल का शेर, वो कहा तो उन्होंने किसी और मानों में था, लेकिन उसका पहला मिसरा ये है कि कनात ना कर आलमे रंगो बू पर, यानी इस आलम के रंग और बू जो है ना उसके ऊपर कनात ना कर। अब वाकई में लोग जो है ना कनात नहीं करे, वो कहते हैं कि हमें जो खुशबू है ना वो भी स्पेस वाली चाहिए। अच्छा, तो वो खुशबू आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो अब खुशबू जो है वो यहाँ पर मौजूद भी है। लोगों को वही तजुर्बा फराम कर रही है जो खला नवर्द खला से वापसी पर महसूस करते हैं। खला नवर्दों के मुताबिक जब वो खला में चहलकदमी के बाद अपनी खलाई जहाज में वापस आते हैं तो हेलमेट या लिबास उतारते हैं, तो उनको लिबास से ख़ास किस्म की जो खुशबू है वो आती है। किसी ने इस खुशबू को जले हुए धात की मानंद करार दिया, तो किसी ने इसे बारूद या वेल्डिंग की चिंगारियों जैसी महक करार दिया। ये वैसे ये तो चिंगारियों की और ये जो जली हुई वो तो स्मेल होती है, मतलब उसको अच्छे अंदाज में हम किस तरह से कह सकते हैं उसको खुशबू कहते हैं? यू नेवर नो, अब वो लोग उसको खुशबू ही समझते होंगे, उनके लिए वो एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस होता होगा। नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे सिर्फ एक ही पसंद है जो बारबेक्यू के टाइम पे होती है। तुम आपका की जो बातें हैं ना वो आपके देखने से वो मैच नहीं करती हैं कि आप खाने पीने की बात आप नहीं किया करें। बात तमाम लोग जो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं स्पेस ट्रैवल के अंदर या उस तरह की चीज़ों के अंदर, तो उनके लिए डेफिनेटली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तजुर्बा होगा अगर वो जाकर ये खुशबू या परफ्यूम खरीदते हैं। तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, हमने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करें। अब हमने बात करनी है पाकिस्तानी सियासत की, जो कि इंटरेस्टिंग तरीन होती जा रही है। अगर मैं उर्दू और इंग्लिश के लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ूँ तो वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक फैसला नहीं कर पाई है कि एहतजाज किया जाएगा या फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की कॉल के साथ मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी है और कहा है कि 5 अगस्त की कॉल डेडलाइन नहीं थी, लाहमल बनाने के लिए थी। 90 दिन की डेडलाइन अपने और पार्टी के लिए है, इसके बाद फैसला करना है कि सियासत करनी है या नहीं करनी। और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात सिर्फ फैसला साजों के साथ होंगे और उन्होंने कहा कि किसी को बिठाना है तो बिठा लें। क्या कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने, जरा सुनते हैं पहले। 90 दिन के बाद 91 दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं, बहुत हो गया है। अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। और उसके बाद वो खबरें भी हैं जो कि बहुत अरसे से हम आपको देते आ रहे हैं, और इस ऐलान के बाद भी वो खबरें जो है ना उनके अंदर जोर आ रहा है, और वो है इख्तिलाफात की खबरें। अब आलिया हमजा जो है उन्होंने अली अमीन गंडापुर के एहतजाज की कॉल पर सवालात उठा दिए हैं। मतलब आपस में बात नहीं करते हैं क्या ये लोग? कोई ऐलान करने लग नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किस लाए-अमल का ऐलान हुआ है, तरीक कहाँ है, कहाँ से चलेगी, कैसे चलेगी, ये सवाल उन्होंने उठाया। और फिर साथ ये भी कहा कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आ गया। और ये भी कुछ हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि शायद आलिया हमजा साहिबा को जानबूझ के इस सारी चीज़ों में से दूर रखा जा रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि शायद वो बिजी थी, उन पे ही डाला जा रहा है, लेकिन उनका फिर ट्वीट भी सामने आ गया था। अच्छा जी, इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नसरुल्लाह मलिक साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में। सबसे पहले
तो ये बताइएगा, ये तहरीक इंसाफ की जो आपस के इख्तलाफात हैं, एक तरफ कोई बात की जाती है, पहले कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात होंगे, कंसर्न हलकों से होंगे, और दूसरी तरफ 90 दिन का टाइम, इतना लंबा टाइम पीरियड क्यों दे रही है तहरीक इंसाफ? शुक्रिया आयशा एंड अनम, आपको भी सुबह बखैर, और पाकिस्तानी जो आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया में उनको भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बुनियादी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त लीडरशिप के शदीद फुकदान से दो चार है। तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त तंजीम जो है उसकी कोई पार्टी के ऊपर गिरफ्त नहीं है, और हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा है। जब ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने 5 अगस्त की एक तारीख दी है कि अपनी तहरीक को वो पीक पर पहुंचाएंगे, तो उस वक्त ये कहा जाने लगा कि ये तहरीक चलेगी और 5 तारीख के करीब जाके कोई बड़ा जलसा ये करेंगे। लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने अचानक ये बात कह दी कि नहीं जी, हम 90 रोज का अल्टीमेटम दे रहे हैं। पार्टी के अंदर से शदीद आवाजें उठी, तनकीद हुई उनके ऊपर। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, चूंकि उनको इस सारे मामले को चलाने का अंदाज और उनको तजर्बा बड़ा जबरदस्त है, विकेट के दोनों तरफ खेल लेते हैं। उन्हें इस वक्त इमरान खान साहब को भी खुश रखना है, अपने कारकुनों को भी खुश रखना है, और दूसरी तरफ वो किसी सूरत भी एस्टेब्लिशमेंट को नाराज नहीं करना चाहते। तो अब इन हालात में अली अमीन गंडापुर साहब एक ऐसा माहौल बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से आपने देखा होगा कि कभी छोटे छोटे किसी शहरों के अंदर कोई ऐसा जुलूस निकलता है तो एक शख्स आगे आता है, ललकारता है पुलिस को, जनाब वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ के, फिर अचानक जब पुलिस की तरफ से आगे से कुछ जवाबी रद्द-ए-अमल आता है तो सबसे पहले भागने वाला वही होता है, सबको छोड़ के निकल जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब का तरीकाकार यही है। और दूसरा जो मसला जिसका जिक्र आपने किया आलिया हमजा साहबा का, आलिया हमजा साहबा को तंजीम जो है उनकी, सलमान अकबर राजा साहब हो, सेक्रेटरी जनरल हो, या अली अमीन गंडापुर साहब हो, वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं उनका नोटिफिकेशन ही नहीं है। आलिया हमजा साहब कहती है मुझे इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब के अंदर तो अब समझे शदीद मुश्किलात का शिकार है। बिल्कुल ऐसे है। एंड यू रिमेंबर खान साहब ने आलिया हमजा साहिबा को की तारीफ भी की थी जब वो तकरीबन 1.25 साल जेल काट के आई थी। उसके बाद पंजाब के मामलात उनको दिए थे। अच्छा, इस पीटीआई की सियासत को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो जरा उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस के ऊपर। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं, एंड गुड मॉर्निंग भी कहूँगी आपको। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक और डेडलाइन 5 अगस्त की, उसके बाद 90 दिन की तहरीक, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा जरा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश हो रही है कि जी 5 अगस्त की तारीख का ऐलान किया था इमरान खान ने, और अब जो अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 डेज की बात की, ये कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश है। ऐसे कोई बात नहीं है। तहरीक 5 अगस्त को ही पीक पर जाएगी इंशाल्लाह। 90 डेज उन्होंने अपने आप को दिया था, अपने दोस्तों को दिया था कि जब 90 डेज तक ये जो तहरीक है चलेगी, और अपने आप को उन्होंने एक डेडलाइन दी है कि इसमें हम हर सूरत में कामयाबी हासिल करेंगे। अगर ना हासिल कर सके तो फिर उसके बाद एक नया अमल देंगे। तो मेरे ख्याल से वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो तहरीक का है, जो ऐलान हुआ है, उसी 5 अगस्त को ही होगा इंशाल्लाह ताला। उसके लिए तैयारी भी हो रही है। और जो लाहौर जाना था वो इसी मकसद के लिए जाना था कि जो लाहौर के अंदर पंजाब में जो खौफ फैलाने की कोशिश की है कि पंजाब हुकूमत ने, उस खौफ को ख़त्म करना था, लोगों को इनकरेज करना था। तो इंशाल्लाह शौकत यूसुफजई साहब, पीटीआई इस बार एहतजाज में किस हद तक जा सकती है? हमने पिछली बार जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज होते हुए देखे, उसमें पुरतशद्दुद एहतजाज भी हमने कई बार देखा है। इस बार क्या प्लान है आपका? देखिए, किस हद तक क्या मतलब है, ये तो सियासी लोग हैं, सियासी स्ट्रगल होगी, पुरअमन स्ट्रगल होगी। और पहले भी हम पुरअमन रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो पहल करती है, आंसू गैस के शेलिंग, रुकावटें डालना, ये सब कुछ। तो हम तो इस बार भी पुरअमन ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो आवाम जब एहतजाज करती है तो रियासत उसका एहतराम करती है। तो इस दफा उम्मीद की जाती है कि पुरअमन एहतजाज, हमारी भी उम्मीद यही है कि पीटीआई जो है या उनके कारकुनान जो हैं वो पुरअमन ही रहें, क्योंकि गंडापुर साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि वो असलहा लेकर आएंगे। इस तरह की बातें भी हुई हैं। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हुए ये भी बता दीजिए कि 90 रोज में बानी पीटीआई को रिहा कराने की बात कर रहे हैं गंडापुर साहब, और साथ ही आपने भी जिक्र किया कि या तो फिर वो सियासत छोड़ देंगे। इतने सख्त बयानात, क्या वक्त की ज़रूरत है? इसके नताइज क्या देख रहे हैं आप?
नहीं देखिए, वो कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन खत्म करा दी गई है। वो 90 डेज का मकसद हरगिज ये नहीं था कि 90 डेज बाद जो है वो तहरीक चलेगी। तहरीक 5 अगस्त को ही चलेगी। 90 डेज तो उन्होंने अपने आप को दिया है ना कि हम स्ट्रगल करेंगे, सियासी जदोजहद करेंगे और 90 डेज तक भी अगर गए तो हम जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना अपना एक नया लाया अमल देंगे। तो वो कन्फ्यूजन दूर हो गई है जो पार्टी के अंदर उनकी स्पीच से जो बनी थी। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, पार्टी में एहतजाज के मामले पर काफ़ी इख्तलाफात हमें अब तो टीवी पर नज़र भी आ रहे हैं। गंडापुर साहब ने कल कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक तो संगीन इल्ज़ामात भी उन पर आयद किए, साथ साथ उन्होंने चैलेंज भी दिया है। ये जो गरज बरस है उनकी और जो लबो लहजा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये इख्तलाफात पहले भी होते थे, हर पार्टी के अंदर होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उन इख्तलाफात की वजह से तहरीक पे कोई असर पड़ रहा है। इससे पहले भी कोई असर नहीं पड़ा है। उससे पहले बहुत सारे लीडर तहरीक का हिस्सा नहीं बने हैं, लेकिन तहरीकें चली हैं, लोग निकले हैं। तो इस मरतबा तो आपने देखा कि जितनी भी पीटीआई की लीडरशिप थी, बैरिस्टर गौर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, सारे के सारे जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ लाहौर गए हैं, वहाँ पे पार्टी की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है। और तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इशू होगा इंशाल्लाह ताला। कोई इशू नहीं है, ना ही कोई इख्तिलाफात है, ना ही कोई वो इससे कोई फर्क पड़ेगा। लोग इमरान खान के लेकिन ऑपोजिशन की बैठकें जो हैं उनसे तो फर्क पड़ सकता है। शौकत यूसुफजई साहब, मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर KPK, उनके साथ दीगर रहनुमा जो है वो मिलकर बैठ रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, फिर ये भी कहा जा रहा है कि PTI की गवर्नमेंट को भी गिराया जा सकता है। इसको खतरा समझते हैं आप लोग या नहीं? नहीं, इत्तेहादें पहले भी हुई हैं, कौन सा नई बात है। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत है तहरीक इंसाफ की अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ज्यादा सीटें लेंगे। जो उनका हक बनता है अपोजिशन का वो ले ले। अभी भी हम उनको कहते हैं कि जी आए बैठ जाएं, जिसका जो हक बनता है वो ले ले। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। और क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हैं, क्यों मतलब ये कि इतना बड़ी वो इस इन हालात के अंदर आप देखें, एक सेनेटर जो है वो 1 अरब रुपए पे सेनेट पहुंचता है। तो ये पैसा जो है अगर वो 1 अरब लगाता है, वहां पहुंचता है, तो उसका क्या मतलब है, वो क्या करेगा वहां जाके। तो मेरे जाती राय यही है कि अगर अपोजिशन सारी बैठ के, हुकूमत और अपोजिशन बैठ के तय करे कि जिसका जो शेयर बनता है वो उसको दे दिया जाए, तो बात ही खत्म हो जाएगी। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो पैसों के बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपका पॉइंट आ गया। नसरुल्लाह साहब, आप सुन भी रहे थे शौकत यूसुफजई साहब को, और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब की, उस वक्त भी मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था, लेकिन हमें एक पॉज लेना पड़ा शौकत यूसुफजई साहब की वजह से। आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो इस वक्त बयानात दे रहे हैं या जिस तरह से बात कर रहे हैं या ऐलानात कर रहे हैं, बानी PTI की आशीर्वाद हासिल है उनको इन सब में? देखिए, मेरे ख्याल में जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार है, उसमें इमरान खान साहब की राय शामिल नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये पैगाम भेजा और बार बार ये बात कही कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से अपने मौक़िफ़ में नरमी रखें और उनको टारगेट ना करें। और अभी खास तौर पे इस मौके पे जब सेनेट के इंतखाबात हैं और ये कहा जा रहा था कि अपोजिशन और वहाँ की हुकूमत मिल बैठ के इस बात को तय कर सकती है कि ठीक है, जितनी उनकी नशिस्तें उनके मुताबिक सेनेट में उनको नुमाइंदगी मिल जानी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब ने जानबूझ के मौलाना फजलुर रहमान को टारगेट किया। वो उनको पीपल्स पार्टी की तरफ धकेलना चाहते थे। वो चाहते हैं कि वो PTI के साथ उनकी बातचीत ना हो। इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है कि अपोजिशन का कोई इत्तेहाद हो, वो ना हो, तो बिल्कुल उन्हें ऐन मौके पे अपने तीर चला दिए हैं। अब मसला क्या होगा, अब सेनेट के इंतखाबात के बारे से भी PTI को मुश्किलात होंगी। फिर दूसरा, वहाँ पे अगर हुकूमत के खिलाफ बनना था, क्या वजह क्या है? आप ये बता रहे हैं कि जानबूझ के उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को टारगेट किया है अपनी तकरीर में, क्या रीजन है, क्यों करना चाह रहे हैं अली अमीन साहब? अली अमीन गंडापुर साहब एक तो अपनी हुकूमत को कायम रखना चाहते हैं। हुकूमत को कायम रखने के लिए दूसरा, उन्हें जो है जिस दूसरे हलकों की अली अमीन गंडापुर साहब को भरपूर मदद हासिल है। अली अमीन गंडापुर साहब को आप कहें वो कंप्रोमाइज्ड हैं, अगर PTI माने या ना माने। इसलिए PTI के अंदर से आवाजें जरूर उठती हैं, लेकिन टीवी चैनल पे बैठ लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि वो हुकूमत कायम रखना चाहते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का तो इसमें अभी तक कोई रोल सामने नहीं आया। वो तो मना कर चुके हैं कि वो गवर्नमेंट गिराने में हिस्सा नहीं लेंगे। इस वक्त आपको नहीं लगता वक्त की जरूरत तो यही है कि मौलाना को साथ लेकर चला जाए और सूबे में एक मजबूत गवर्नमेंट बना सकते हैं अगर उनको साथ लेकर चले?
अली मीर गंडापुर साहब के दो मसले हैं। पहली बात तो ये कि उनका हल्का है, उनके मध्य मुकाबल मौलाना फजल रहमान है, यानी उसी इलाके में उनके हल्के में जो है वो JUI और PTI मध्य मुकाबल हैं। और फिर लकी बरवत, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, टांक, इन इलाकों में उनके मुकाबले जो हैं वो JUI के साथ ही हैं। दूसरा उनका मसला, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मौलाना फजल रहमान के लिए बड़ा अली मीर गंडापुर साहब के लिए बड़ा मुश्किल है, वो दूसरे हल्कों को नाराज नहीं कर सकते। देखिए कल भी उन्होंने क्या कहा कि मैं इमरान खान साहब का पैगाम सुना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं फैसला साजों के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फैसला साज उनसे बातचीत करना चाहते हैं और क्या फैसला साज कोई बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि उस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो सीधा पैगाम दिया गया, बार बार पैगाम दिया गया, अगर आपने बातचीत करनी है हुकूमत से करनी है, सियासी जमातों से बातचीत करनी है। लेकिन अगर आप ये मुसलसल दरवाजा खटखटा रहे हैं और इमरान खान साहब का नैरेटिव था कि नहीं हम बातचीत नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अली मीर गंडापुर साहब PTI की जुबान या इमरान खान साहब की जुबान नहीं बोल रहे हैं। अली मीर गंडापुर साहब के हवाले से पार्टी के अंदर शदीद इज़्तिराब पाया जाता है, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर इतनी ग्रुपिंग है, कोई कमांड नहीं है। अब पूरे से एहतिजाज की काल को देख लीजिए, अली मीर गंडापुर साहब ऐलानात कर रहे हैं, बेस्टल गौर साहब कहाँ पे हैं, यानी पार्टी की लीडरशिप। मसला ये है ना कि जो इख्तलाफात कर भी रहे हैं और एतराज उठा भी रहे हैं, वो खुलकर उस तरह से मुखालफत भी नहीं कर सकते, क्योंकि चॉइस जो थे अली मीर गंडापुर साहब ये खान साहब की थे। खैर सेनेट इलेक्शन का मामला जो है, KPK की 11 नशिस्तें हैं, उसके अंदर आपको लगता है कि JUI फे जो है उसमें तो उन्होंने कोई यकीन दहानियां नहीं करवाई हैं मौलाना फजल रहमान ने कि उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे, और इसी सिलसिले में शायद वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, KPK इलेक्शन के अंदर 5 सीटें कितनी इंपॉर्टेंट हैं मौलाना फजल रहमान की राइट में? मेरे ख्याल मौलाना फजल रहमान बड़े समझदार सियासतदान हैं। उनकी मुलाकातें पीपल्स पार्टी से शुरू हुई वो भी इसीलिए हुई, और उनके राब्ते जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी हैं। वो बड़ा सोच समझ के फैसला करेंगे, और अगर उन्हें नशिस्तों के हवाले से हुकूमत के साथ कहीं भी खड़ा होना पड़ा तो वो खड़े हो जाएंगे। KPK की नशिस्तें PTI के लिए एक बड़ा धचका हो सकती हैं। PTI के अपने सफ़ों के अंदर इताद नहीं है, वहाँ पे उनकी अपनी ग्रुपिंग उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अली मीर गंडापुर साहब को नीचा दिखाने के लिए भी इस वक्त वहाँ के जो ग्रुप्स हैं, उनके मुखालफिन जो हैं KPK के अंदर, जो PTI के अरकान हैं, वो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए अली मीर गंडापुर या PTI के लिए ये सेनेट इलेक्शन में कोई बड़ा धचका भी उनको लग सकता है। लेट्स सी यहाँ पर आर्टिकल 63A जो है वो क्या रोल प्ले करता है। बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूदा सियासी सूरत के बारे में बात कर रहे थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आई होप जो भी सिचुएशन हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। जब भी हम कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं उसका मकसद यही होता है कि भाई क्या पाकिस्तान के अवाम के बारे में कुछ सोचा जा रहा है, अभी सारी सियासी मश्क के बाद हम क्या समझे, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या किया जा रहा है, ये अगेन एक सवाल का निशान है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वहाँ से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। हमने कुछ लिबास से मुताल्लिक बात करनी है। शलवार कमीज हमारे पास खास स्टोरी है, आप सब सोशल मीडिया पर देख भी चुके होंगे। शलवार कमीज को लेकर कुछ एक तनाज़ा चल रहा है रेस्टोरेंट से हवाले से, इस पर हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरह जिक्र कर रहे थे एक और अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आज और मुतनाज़ वाक़े के हवाले से हमने बात करनी है, जो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। कराची का पॉश इलाका डिफेंस फेज़ 8 जिसके कैफ़े में ये वाक़या पेश आया। एक शहरी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें सिर्फ इस बुनियाद पर कैफ़े में दाखिले से रोक दिया गया कि वो शलवार कमीज़ में मलबूस था। अच्छा, अब शहरी के मुताबिक इंतजामिया ने यह भी कहा है कि शलवार कमीज जो है वो चीप ड्रेसिंग है, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। हम पेंडू लोगों को खाना नहीं देते। बड़ी तकलीफ हुई मुझे ये जुमला सुन के, अगर उन्होंने वाकई इस तरह से कहा है, क्योंकि ये हमारा कौमी लिबास है, मर्द खवातीन दोनों पहनते हैं और वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी प्राउड हम फील करते हैं अपने ड्रेसिंग पर, शलवार कमीज। पहली बात तो ये जो पेंडू का लफ्ज हमने एक वो जोड़ दिया ना कि ये पेंडू का मतलब है कि शायद ये एक इस तरह का वर्ड है, किसी के साथ इसको नहीं लगाना चाहिए, एट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। पेंडू का मतलब होता है पिंड के रहने वाले। क्या पिंड के रहने वाले? लेकिन जो बोलते हैं वो दूसरे को इंसल्ट करने के लिए बोलते हैं, व्हिच इज रॉन्ग, जो कि ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि पिंड के रहने वाले हो या शहर के रहने वाले हो, मैंने तो सारी जिंदगी लोगों को कमीज शलवार बड़े अच्छे तरीके से पहनते हुए भी देखा है, एंजॉय करते हुए भी देखा है। अब ये सारा मामला हुआ क्या? क्योंकि अभी सिर्फ ये चल रहा है कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, सिर्फ यही वाली जंग चल रही है। जो रेस्टोरेंट मालिक हैं वो तो कम्प्लीटली इस बात की तरदीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन हमने भी उनसे रब्ता करने की कोशिश की, अभी तक हमारा रब्ता हो नहीं पाया। हम चाहते हैं कि वो आगे आकर इस पर बात करें और अपना मौक़िफ़ भी दें। कल हमारी बात हुई थी उनसे और उन्होंने एग्री भी किया था, लेकिन अभी तक कोशिश जारी है। लेट्स सी, अगर वो आ जाते हैं तो उनका मौक़िफ़ जो है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन हमारे जो कुछ अदाकार हैं जिनकी आवाज़ को सुना जाता है, वो इस सारे मामले की अच्छी खासी तनकीद कर रहे हैं। अदाकारा मिशी खान जो है, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है। कहती क्या है वो ज़रा सुन लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके कौमी लिबास को, जो हमारा कौमी लिबास है, उसको चीप ड्रेसिंग कहा गया है। ये लगता है दिमागी तौर पे रेस्टोरेंट जो है वो स्विट्जरलैंड में है। वो कह रहे हैं कि शलवार कमीज चीप ड्रेसिंग है। कौन लोग हैं हम और कहाँ से आते हैं, ये पता लगाना पड़ेगा। शर्म का मकाम है यार, जहाँ पे हमारा माशरा और सोसाइटी की मेंटालिटी जा रही है। पता तो जरूर लगाऊंगी कौन। अच्छा, अदाकार भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं, सबको तकलीफ हुई है एक लिहाज से अगर इस तरह का वाक़या होता है तो। मिशी खान को तो आपने सुन लिया, अदाकार और हिदायतकार यासिर हुसैन, वो भी काफ़ी वोकल होते हैं हर मामले पर। उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है, इस खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि शलवार कमीज़ के साथ कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी हो रही है। बहुत से क्लब और रेस्टोरेंट्स में ये ड्रामा शुरू हो चुका है और उर्दू वाला हाल करेंगे इसका भी अंग्रेज़ बनने वाले। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जो उर्दू का हाल कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ बनने की उन्होंने एक लिहाज से तनकीद ही की है, तंज़ ही की है कि जो अंग्रेज़ बनने की कोशिश करते हैं, जो उर्दू का वो हाल करते हैं, वैसा ही हाल आप शायद शलवार कमीज़ का करने। उन तमाम लोगों को वॉनबीज़ कह रहे हैं कि भाई आप अपनी इंडिविजुअलिटी जो है ना उसको ओन करने की बजाय जब दूसरों के बारे में या दूसरों की तरह बनना शुरू करते हैं ना, तो वो ना इधर के रहते हैं, ना इधर के रहते हैं, ना उधर के रहते हैं। तो ये बड़ा मसला है। और यासिर हुसैन सही बात भी कर रहे हैं कि उर्दू के साथ भी इसी तरह का सलूक किया गया। आजकल उर्दू बोलने वालों को भी पेंडू समझा जाता है या ये कहा जाता है कि शायद ये पढ़े लिखे नहीं है। हालांकि उर्दू भी हमारी कौमी ज़बान है, इंग्लिश भी आनी चाहिए, लेकिन इसको एक ज़बान की तरह लिया जाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला मामला जो है कमीज शलवार का, ईद पर आप देखें ना, कोई भी हमारे यहाँ पर फेस्टिवल हो, ईद हो, बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, तो कमीज शलवार के अंदर सारे छोटे बड़े जब पहनते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई इस चीज़ को इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया गया है। और इससे ये साबित होता है कि मसला दरअसल सिर्फ कपड़ों का नहीं है, लिबास का नहीं है, सोच का है। हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमारा राब्ता हो चुका है जो बेसिकली कंज्यूमर थे, जो कस्टमर वहाँ पर आए थे, जिनकी हुआ इनका नाम है एडवोकेट अब्दुल लतीफ़। उनसे ज़रा जान लेते हैं कि सारा मामला है क्या। अब्दुल लतीफ़ साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा ये क्या मामला है सारा। आप जब कैफ़े पहुँचे तो क्या वाकई में इंतज़ामिया का रवैया ऐसा था और इसी वजह से आपको कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि आपने कमीज सलवार पहनी हुई है? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका फराम किया बात करने के लिए। जब हम वहाँ पहुँचे होटल पे, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा, शलवार कमीज़ हमने पहनी हुई थी, तो उनके वेटर को हमने कहा कि जी काइंडली हमें सिटिंग अरेंजमेंट दें। तो उन्होंने हमें इनकार किया कि सर आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर देखें। जब मैंने उनको कहा कि भाई आपके पास जो टेबल्स हैं वो तो नज़र आ रही हैं, खाली हैं, स्पेस भी है, तो वाई नॉट हेयर। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी सॉरी सर, हम डायरेक्शंस हैं मैनेजमेंट की तरफ से कि आप यहाँ पे शलवार कमीज़ वालों को ना बिठाया करें कि इससे हमारी प्लेस और हमारा रेस्टोरेंट जो है वो चीप लगता है, चीप लुक देता है। तो मैंने जब कहा कि भाई इसका मतलब है हम शलवार कमीज़ वाले चीप लोग हैं, तो उन्होंने कहा सर आप शलवार कमीज़ वाले चीप हैं या शलवार कमीज़ चीप है, अब वो जाने तो आपकी मैनेजमेंट जाने, तो बराए मेहरबानी आप जो हैं आप यहाँ से जाएं। तो मैंने उसको तो शटअप कॉल दी। फिर मैंने उसके मैनेजर को बुलाया, मैंने मैनेजर से बात की। मैनेजर ने भी यही कहा कि सर अगर आपको टेक अवे लेना है तो आप टेक अवे ले सकते हैं, बाकी आपको मैं यहाँ पर सर्व नहीं कर सकता। आप बराए मेहरबानी हमारी स्पेस खाली करें, जाएं यहाँ से, क्योंकि अगर नहीं तो फिर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, तो फिर हम आपको बसूरत दीगर हम आपको जो है वो ज़बरदस्ती। ठीक है अब्दुल लतीफ़ साहब, आज चूँकि कंज्यूमर कोर्ट में इसकी समाअत भी हो रही है, ये कहिएगा कि कोर्ट में आपने दरख्वास्त दायर क्या की है, इसमें आपने मौक़िफ़ इख्तियार क्या किया है? मौक़िफ़ हमने यही इख्तियार किया है कि जो उनकी एक डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ की गई है, सिर्फ हमारी जो लुक को, मतलब बाज़ाहिर हमारी जो लुक थी उसको मद्देनज़र रखते हुए जो उन्होंने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, हमारी क्लोथिंग पे, हमारी अटायर पे जो उन्होंने हमें उसके बुनियाद पे हमें जो बायसनेस का शिकार बनाया है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, पाकिस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी है और सर्विसेज रूल्स के तहत कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ये इसकी जुरिडिक्शन बनती है।
तो लिहाजा हमने वो वाली शिकायत की है कि जी आप इसको कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर हमारी जो है शिकायत लें। अच्छा अब्दुल लतीफ साहब, आप क्योंकि खुद भी एडवोकेट भी हैं तो थोड़ा सा ज़रा समझने के लिए, वैसे तो आपने जवाब में बताया भी है, लेकिन थोड़ा सा मजीद इसको अगर एलैबोरेट कर दे आप कि कंज्यूमर एक्ट के तहत आपके ख्याल में इस वाक़े की नौयत जो है वो क्या बनती है? क्या वाकई में ये बदतमीज़ी, डिस्क्रिमिनेशन का मामला है और किसी शहरी हक की खिलाफ वर्जी भी करता है? लॉ में कोई प्रोविजन मौजूद है इस बारे में? जी, कंज्यूमर कोर्ट में हमने 2014 के कंज्यूमर एक्ट के तहत अपील दायर की है, क्योंकि मैंने उस एक्शन होने के बाद उनको लीगल नोटिस भेजा और 15 दिन का टाइम था उनके पास, लेकिन उन्होंने कोई हमें जवाब नहीं दिया। और उसके बाद फिर 30 दिन के टाइम के अंदर हमने कोर्ट में रुजू किया और कोर्ट में फिर बीच में इत्तेफाक से 1 महीना छुट्टी थी, तो उसके बाद अब जुलाई में। अच्छा अब्दुल लतीफ साहब, आप अदालत से एक्सपेक्ट क्या करते हैं? आपने मुतालबा क्या किया है? क्या ये जो रेस्टोरेंट है इनके मालिकान वो अपोलोजाइज करें पब्लिकली, या फिर उनको कोई जुर्माना किया जाए, या फिर आप कोई और इकदाम चाहते हैं? क्या आपने मुतालबा किया? हमने कोर्ट से जो है वो एक तो इनका ऊपर हर्जाना डालने की, फाइन डालने की बात की है, और इनको जो है एक जनरल डायरेक्टिव्स की बात की है कि जी आप इनको ऑर्डर करें कि ओपन एक पब्लिक अपॉलॉजी हो, क्योंकि पूरी सोसाइटी का ये एक केस है, सिर्फ ये हमारा ज़ाती नहीं है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम से ये माजरत करें और वो कोर्ट के थ्रू करें और पब्लिकली करें। और तीसरी ये है कि जी कोर्ट जो है वो ऑर्डर करे कि हुकूमत वक्त जो है वो ऐसे सारे जो भी इकदाम हैं उठाए जिससे ये मुमकिन बनाया जा सके कि इस तरह का कोई इंसिडेंट जो है वो किसी भी आम शहरी। अब्दुल लतीफ साहब, आपने कोर्ट में जाने से पहले या कोर्ट में जाने के बाद जो कैफे इंतजामिया है उनसे बराह रास्त बातचीत की कोई कोशिश की, या उनसे आपने कोई मुतालबा किया हो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का या मुआफ़ी का? ये इसको बराह रास्त रब्ता ही कहेंगे ना, जो मैंने इनको लीगल नोटिस सर्व किया तो वो बराह रास्त ही था, तो उनके एड्रेस पे गया, उनको रिसीव हुआ, क्योंकि कोरियर सर्विस वाले तो झूठ नहीं बोल सकते ना कि हमने अगर किसी को दिया है उसी एड्रेस पे तो किसको दिया है, ऐसे तो नहीं फेंक के आ गए। तो वो फिर मेरे पास उसके सबूत भी हैं, तो वो मैं उसको डायरेक्ट ही समझ रहा हूँ कि वो डायरेक्ट ही होता है। तो उन्होंने उस 15 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मेरे साथ कोई उन्होंने कांटेक्ट किया है। बस ये है कि नाम बदल कर बदतमीज़ी, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई गालम गलोच और थ्रेड्स, और 1-2 बार कोई कॉल्स भी आई मुझे, जो मुझे अपना मुख्तलिफ लोगों के इशारों से कह रहे हैं कि जी आप इनके साथ सुलह कर लें, तो ये आपके लिए और सबके लिए बेहतर है। अब ये इस तरह के अल्फाज तो मेरे साथ बोले जा रहे हैं, लेकिन इससे बढ़कर मैं अगर कोई कहूँ तो वो झूठ बोलना होगा, तो मैं वो नहीं करूँगा। लेकिन इस तरह के इशारे किनाइयों में जो है वो मेरे साथ राब्ते करने की कोशिश की जा रही है और मुझे समझाने की या धमकाने की कोशिश जरूर हो रही है। यानी असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है अकॉर्डिंग टू यू। अब्दुल लतीफ साहब जो कि कंज्यूमर हैं, जो कि वहाँ पर गए थे अपनी एक डाइनिंग के लिए और उसके बाद ये सलूक हुआ और अब वो अदालत चले गए, उनका मौक़िफ़ हमने आप तक पहुँचाया। हमने पूरी कोशिश की कि कैफ़े के मालिक जो हैं उनके साथ भी एक मरतबा फिर से हमारा राब्ता हो। कल वैसे हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने एग्री भी किया था कि वो आएंगे और आके अपना मौक़िफ़ देंगे, लेकिन अभी उनसे राब्ता नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनका हमने जो बयान है वो चला दिया। वो मुकम्मल तौर पर तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया है, लेकिन अगर पेश आया तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसमें तो फिर यही समझना चाहिए कि आज़ाद हम हो चुके हैं, लेकिन मेंटली जो है ना, ज़हनी तौर पर हम आज भी 1910-1920 के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पर अंग्रेज़ जो है ना वो आपको बताते थे कि आपने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोच समझ कर कोई भी बात करें, कोई भी रूल बनाए। ड्रेस कोड वाला मामला या रूल जो है ना, वैसे ही मुझे बहुत ही डिस्क्रिमिनेट। ड्रेस कोड समझ आता है, आपके जो वहाँ पर स्टाफ है उनका ड्रेस कोड तो समझ आता है, लेकिन जो आपके वहाँ पर लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, कस्टमर्स हैं, उनका ड्रेस कोड की कोई मंतक या कोई तौजीह समझ में नहीं आती। चलें जी, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद मामला पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, इंतहाई अहम मौजू जो कि हम शायद पहली मरतबा डिस्कस नहीं करें, कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक नए एंगल से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और वो ये है कि माँ बाप, उस्ताद और नौजवान जो हैं वो इस इशू से बराह रास्त जुड़े हुए हैं और उनका किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मारूफ अमरीकी माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर जोनाथन हेडिथ, उन्होंने अपनी नई बेस्ट सेलर बुक द एंशियस जनरेशन में
नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो है क्या। उन्होंने इंकशाफ किया अपनी इस किताब के अंदर कि स्मार्टफोन्स और वालिदैन की हद से ज़्यादा निगरानी बच्चों की ज़हनी सेहत पर मोहलिक असर डाल रही है। इस किताब के मुताबिक 1995 के बाद से जितने भी बच्चे पैदा हुए ना, उनका बचपन अब पहले जैसा नहीं रहा। आपको अपना बचपन याद है वैसे, है ना? मुझे याद है, और मैं रिलेट बिल्कुल नहीं कर पाती जो आजकल के बच्चे हैं उनके साथ। हम हर बात खेलते थे बाहर जाके, घर बहुत ज़्यादा खेलते थे, और उस वक्त ना शायद पेरेंट्स में वो डर खौफ नहीं होता था बच्चे बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब पेरेंट्स की कोशिश होती है बच्चों को इंडोर किसी तरह घर के अंदर रखें, और जब वो घर के अंदर रहते हैं और जब उनके पास खेलने के लिए या कोई एक्टिविटी करने के लिए कुछ नहीं होता, फिर वो गैजेट्स की तरफ ज़ाहिर चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, डिजिटल सरगर्मियों तक जो है वो बच्चे महदूद हो चुके हैं। बच्चों का हर वक्त मोबाइल फ़ोन्स और दीगर डिजिटल गैजेट से जुड़े रहना उनकी सेहत और लाइफस्टाइल को बहुत मनफी तरीके से मुतासिर कर रहा है, जिस पर हम अक्सर बात भी करते रहते हैं। आज हमने इस पर फिर इस मौजू पर बात गुफ्तगू करने की कोशिश आज हम करेंगे और जानने की करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर नफ्सियात उज़मा मसरूर साहिबा को हमने दावत दिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। उज़मा, सबसे पहले तो इंसान के बारे में कहा जाता है कि जिबिल्ली तौर पर जब वो पैदा होता है तो सब एक जैसे ही होते हैं। डेफिनेटली उसको मुख्तलिफ क्या बनाता है, उसके तजुर्बात, किस तरह का उसको माहौल दिया जा रहा है, किस तरह के तजुर्बात दिए जा रहे हैं। ये एंशियस जनरेशन, इस बुक के अंदर ऐसा क्या मुख्तलिफ बताने की कोशिश की है राइटर ने जो कि हमें पहले से नहीं पता? इसमें राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि अब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है बच्चों का, ठीक है, उनका इंटरेक्शन जो है वो गैजेट से बहुत ज़्यादा है। दूसरा, एनवायरनमेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो उनकी पर्सनल अप्रोच है, जो उनकी इंडिविजुअल अप्रोच है, वो चेंज हो रही है। और ज़ाहिर है कि जब वो अप्रोच चेंज होती है तो बिहेवियर भी बच्चे का चेंज होता है। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हो जाता है, वो थोड़ा सा कंसर्न भी हो जाता है, वो एंशियस भी हो जाता है, वो पिकी एंड चूजी भी हो जाता है रिलेशनशिप में, और वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी हो जाता है। ठीक है, एक तो सेंसिटिव बहुत है, चीज़ें फील करता है, दूसरा एक्सप्रेस भी बहुत ज़्यादा करता है। तो उसका ये सारा का सारा फिर पेरेंट जब देखते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन में आता है, तो वो अपने मुताबिक उसको डील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसके पर्सपेक्टिव से देख नहीं पाते, क्योंकि ज़ाहिर है उनका अपना दौर, उनका अपना टाइम, उनका वो सब कुछ जब वो देख नहीं पाते तो वहाँ पे क्लैश आता है। तो वो ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स ओवरली एंशियस होके उसको मना करना शुरू कर देते हैं। एंशियस पेरेंट्स आना चाहिए था, एंशियस जनरेशन का नाम। हाँ जी, बिल्कुल, एंशियस पेरेंटिंग बेसिकली इसका जिक्र यहाँ पे आया कि दैट बेसिकली इंड्यूसेस द एंशियसनेस इन द चिल्ड्रन एज वेल। और वो इस वजह से कि बच्चे चूंकि एंशियस होते हैं, अब वो जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है वो ऑल द टाइम पेरेंटिंग, हाँ जी, पेरेंटिंग है कि जिसको आप कॉन्शियसली मतलब कॉन्टिन्यूसली बच्चों को ऑब्जर्वेशन में ला रहे हैं, हर चीज़ आपको पता है, आप उनसे पूछना चाहते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो अपनी प्राइवेसी को रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो हर चीज़ करें। तो वो फिर वहाँ पे क्लैश भी आता है। और वो जो अंदर की एंशियसनेस है वो बच्चों में भी कन्वर्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है। मसला ये है उज़मा साहिबा, अब मैं एक दिन पहले भी आयशा से बात करी, मैंने कहा आजकल शायद पेरेंटिंग ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। पहले शायद बच्चों को उनकी परवरिश करना शायद इतना मुश्किल नहीं था। अब लाइन कहाँ पर ड्रॉ करनी है? एक तो ये कहा जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं टोकना, एक तो ये साइड है कि जी आप ज़्यादा टोकेंगे तो बच्चे की सारी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी। फिर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी, फिर भी मसला है। तो फिर कहाँ पर ब्रेक लगानी है पेरेंट्स को? इसमें मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगी हूँ कि देखें, हम लोग अपनी एज में इतने ज़्यादा गैजेट से वेल वर्स्ड नहीं थे, लेकिन अब चूंकि हम तो याद ही नहीं है, याद ही नहीं, बचपन में था ही नहीं कुछ। अब हम लोग मतलब आपकी एज से ज़रा और पीछे की बात मैं अपनी बात करने लगी हूँ कि हम लोगों को अब कंप्यूटर सीखना पड़ता है, हमें अब टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है अपनी प्रोफेशनल सेटिंग्स के लिए। मुझे ये लगता है कभी कभी इंटरेस्टिंग बात मेरे जहन में आती है कि पेरेंटिंग भी अब सीखनी पड़ेगी, क्योंकि देखें इसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, कोर्सेज होने चाहिए कि आपने कैसे करनी है। पहले तो ये होता था जी आप पेरेंट बन गए, आपने डांटा डपटा, जो मुनासिब समझा इस चीज़ से भी रोकें, उससे भी करें, ये भी एक्सपोजर ठीक नहीं है, पेप्सी भी नहीं देनी, फलां भी नहीं करना, इस तरह की चीज़ें हम खुद से बना लेते थे। लेकिन ये भी तो माइंडसेट पाया जाता है ना, हम हमारे माशरे में देखते हैं बड़ी यंग बच्चियों की भी शादियां हो जाती हैं 19-20 साल की, ठीक है, विच इज़ ओके, लेकिन
बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि अब माँ बन के खुद ही संभाल लेगी, उनको नहीं पता कि वो उसका खुद का माइंडसेट, उसको खुद मैच्योरिटी की या समझने की और सीखने की जरूरत है। इस माइंडसेट के बारे में ये जो माइंडसेट है कि खुद ही से देखें, अब इतनी गलतियां करने के बाद, बच्चे की पर्सनालिटी बिगाड़ देने के बाद फिर क्या फ़ायदा? अब आप चीज़ों को रिवर्स तो नहीं कर सकते, तो कम से कम जैसे लाइन ड्रॉ करने की बात आई कि एक लेवल पे सर्टन इन्फॉर्मेशन तो सारों को ही होनी चाहिए ना, कि आपने कहा कि रोकना क्या है, कितने क्या करना है, टोकना चाहिए या नहीं टोकना चाहिए। अब ये है कि देखें, पहले भी कहते थे अब भी कहते हैं कि बैलेंस एक तो हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। पहले में और अब में बैलेंस के अलावा जो अब फ़र्क, मतलब बैलेंस तो उस वक्त भी ज़रूरी था, लेकिन जो अब नई चीज़ है वो ये है कि अब आपको दूसरी साइड से, यानी कि दूसरी जनरेशन के पर्सपेक्टिव का नॉलेज भी होना चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारे ज़माने में तो ऑब्वियसली ये नहीं था कि अब देखें, हमारा पर्सपेक्टिव था कि जो पेरेंट ने कह दिया वो कह दिया, उससे मिलना है, ये करना है, वो करना है, बस वो कह दिया वो फाइनल है, क्योंकि हम ट्रस्ट कर पाते थे कि भाई अब ये इनका एक्सपीरियंस है, अब जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। एक्सपोजर भी तो नहीं था उतना, नहीं था। और फिर हम अपना कुछ मुनासिब समझते थे तो चले शेयर हो जाता था, डिस्कस हो जाता था, फैमिली के दूसरे मेंबर्स को ऑन बोर्ड लेके चीज़ें कर ली जाती थी, ठीक है। अब डिफरेंट है, अब बच्चों के माइंड में ये बात है कि इन लोगों को क्या पता, ये पुरानी जनरेशन है अब हम ये पढ़ना चाहते हैं, ये मना कर रहे हैं, इनको क्या पता। खैर मैं दोनों तरफ की बात ज़रूर करना चाहूँगी। तो खैर पेरेंट को ज़रूर ये अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए कि अब इनका लेंस डिफरेंट है लाइफ को देखने का। अब ये बच्चा जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाता है तो ये सिर्फ वो नहीं पढ़ रहा होता जो पढ़ रहा है, अब ये अपने फ्यूचर को भी स्कैन कर रहा होता है, अपने माइंड के माहौल को भी, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं स्कूल में, उनके पास क्या है। अच्छा, ये जो गैजेट से दूर रखने की अगर हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल किस तरह से है? क्या हम कंप्लीटली बच्चों को गैजेट से दूर रख सकते हैं या वक्त की जरूरत है? ना बाकी बच्चों से पीछे न रह तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। ये तो फिर उसको आप ड्रैग कर रहे हैं पीछे की तरफ, जब वो देखें, जब जो चीज़ इर्द गिर्द चल रही है, एडिक्टिव ना हो जाए ना, हमने वो भी तो एडिक्शन की लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी चाहिए। उसके लिए देखें, काम थोड़ा सा पहले से ही शुरू करना पड़ता है बच्चों के लिए, कि आप उनको फिजिकल एक्टिविटी में और जो सोशल इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़्यादा इंगेज करें, जैसे बाहर ज़्यादा भेजें, खुद चले जाएँ। जैसे उनकी जो बॉडी है ना, जैसे वो गेम्स करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, तो उनकी बॉडी में ही आदत हो जाएगी, मेमोरी हो जाएगी कि उन्होंने खेलना ही खेलना है। अगर आप बिठा के रखेंगे तो उनकी जुड़ने की आदत हो जाएगी बॉडी को। तो एक तो ये कि फिजिकल एक्टिविटी, और दूसरा ये कि देखें, शुरू में अगर आप डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में नहीं डालते तो फिर बच्चा तो वैसे ही एंशियस और विथड्रॉन हो जाता है। तो आप उनको इस चीज़ से ना डरें कि नहीं बच्चे इसको बुली करते हैं, बच्चे इसको ये करते हैं। वो जो प्रोटेक्शन, ये इस बुक में भी जिक्र है कि वो जो प्रोटेक्शन, आप ओवर प्रोटेक्टिव होके उसको आप सर्टन सेलेक्टिव सोशल सिचुएशन, आप कह रही हैं कि लाइन ड्रॉ जो है वो अल्टीमेटली पेरेंट्स ने करनी है, कहीं ना कहीं टीचर्स का भी इसमें रोल हो सकता है। टीचर्स का तो 100% उनका भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से ज्यादा पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और टीचर्स की बात सुनते हैं, टीचर्स जो कह रही होती है। बिल्कुल अथॉरिटी समझते हैं, बिल्कुल माइंड में ये होता है कि जो चीज़ अथॉरिटी है वो अथॉरिटी है। अच्छा उज़्मा साहिबा, जब बच्चों को हम कहीं रोक टोक करते हैं या किसी जगह पे उनको कहते हैं कि नहीं जी आपने ये काम नहीं करना, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। अब उनकी जो जिद है समटाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाती है, वो किस तरह से कंट्रोल किया जाए? माँ बाप को समझ नहीं आती। जी बिल्कुल। देखिए, अपना टेम्परामेंट भी हमें देखना है ना, कि हम जिस एंगल से उससे बात करेंगे, जब हम समझ के बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे और थोड़ा सा छोड़ के बात करेंगे। बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल कर लें। अब अगर एक बच्चे को आपने किसी चीज़ से मना किया है तो ये याद रखें कि यकलख्त मना नहीं कर सकते। अगर उसको आदत है किसी चीज़ की तो आपने अभी छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ, ये नहीं कर सकते। या वो खाना नहीं खा रहा, हाँ नहीं खा रहा, तो आप फोर्स उसी वक्त नहीं कर सकते। आप अपने माइंड में ये रख लें कि अब इस चीज़ में आपने इसको चेंज करना है, बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप वार्निंग देना शुरू करें पहले से। आप कहें अब जब तुम ये करोगे तो तुम्हें मैं 10 मिनट पहले टोकूंगी, सो दैट देयर माइंड इज़ रेडी फॉर दैट नाउ। और उसके पास एक इनफ बैकग्राउंड होनी चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी चैनल से रोकना चाहती हूँ बच्चे को, तो मैं उसको पहले कहूँगी कि देखो आई हैव ऑब्जर्व्ड, मुझे लगता है कि इसमें कोई इशू है, आई जस्ट डोंट वांट यू टू सी दैट। वो कहेगा ले आपको कैसे लगता है, आपको क्या पता है, ये वो। मैं कहूँगी मैंने देखा है ना, देखो मैंने पूछा है, मैंने किसी से पूछा है, मुझे पता चला है। आप जब तक उसको थोड़ा सा कन्विंस नहीं ना कर लेंगे कि आपका जो ऑर्डर आप पास कर रहे हैं या जिस चीज़ से आप मना कर रहे हैं उसके पीछे कोई ऑथेंटिक बैकग्राउंड है, या फिर रिवॉर्ड का लालच देना कि रिवॉर्ड तो एक सेकेंडरी चीज़ है ना। अब जैसे मैं अगर उसको कहूँ कि आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हुई थी, वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस हुई थी और सब पेरेंट्स कह रहे थे कि इस चीज़ से थोड़ा हमें रुकना चाहिए, अब बच्चे को थोड़ा सा ख्याल आएगा कि इसका मतलब है
अगर आप रीजनिंग देना जरूरी थोड़ी है, सी रीजनिंग देना, रीजनिंग, और रीजनिंग आपके पर्सनल लेवल से सिर्फ बिलोंग ना करती हो, मुझे पसंद नहीं है इसलिए मत करो। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें वेस्ट के साथ, वहाँ पर हम पेरेंटिंग जब देखते हैं वो हमें मुख्तलिफ नज़र आती है, अगर किसी का खुद का एक्सपीरियंस हो वो भी, या फिर अगर हम जो मुख्तलिफ मूवीज़ और सीरीज़ के अंदर या टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है ना, वो यहाँ पर तो बिल्कुल कंट्रोल सारी ज़िंदगी छोड़ना नहीं चाहते, 40 साल का बच्चा भी वो बच्चा ही होता है। बिल्कुल, वहाँ और यहाँ में फ़र्क है कि वो बहुत फर्म है, वहाँ की पेरेंटिंग फर्म है, यहाँ की पेरेंटिंग क्लिंगी और कंट्रोलिंग है। वहाँ ये होता है कि एक दफ़ा बच्चे को कह दिया कि दिस वुड बी हैपनिंग फॉर 10 मिनट्स ओनली एंड देन यू विल कम बैक, तो बच्चा वो फॉलो करेगा, क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो पेरेंट ऑलरेडी पेरेंट के पास होगा, ठीक है जैसे आपने रिवॉर्ड की बात की, ओके आई एम नॉट गोना गिव यू दिस नाउ, यू गो बैक, डू दैट अगेन एंड कम बैक टू मी। वहाँ पर मैंने ये देखा है कि पेरेंटिंग बहुत फर्म है, क्लियर है। हम लोग ये करते हैं नहीं करना नहीं करना, फिर बच्चा कर रहा है नहीं करो नहीं करो, मैं अब नहीं दूंगी, फिर वो बच्चा नहीं करता, आप दे देते हैं। अब उसको तो यही पता चल गया ना कि भाई इनका क्या है, ये तो कहते रहेंगे। तो आपने अपनी बात भी बिठानी होती है, आपने अपना खुद पैटर्न डेवलप करना है कि अगर मैंने ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अच्छा, हम वैसे वेस्ट को कम्प्लीटली तो फॉलो नहीं कर सकते, हम थोड़ा उधर से अडॉप्ट करते हैं, थोड़ा इधर से, तो बीच में ही फंस के रह गए। बिल्कुल ऐसा है, देखिए बीच में सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया कि एक इंस्ट्रक्शन और वार्निंग दें, रीजनिंग के साथ पहले दें, उसके बाद अगर बच्चा बिहेवियर या येस है या नो है, या वो आपकी बात करेगा, मतलब देखिए इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी चाहिए ना, मैं कहूँ कि ये उठाना है या ये नहीं उठाना। अब अगर मैं वेग चीज़ कहूँगी कि तुम जल्दी बंद कर देना, अब जल्दी बंद कर देना क्या होता है, उसके लिए तो 1 घंटा, मेरे लिए 5 मिनट है, तो आपकी इंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी क्लियर कि आधा घंटा 30 मिनट्स इस तरह करके। अब जब वो एक इंस्ट्रक्शन, पहले तो बात है क्लियर हो, और दूसरा रिवॉर्ड शुड बी इमीडिएट एंड इंस्टेंट। जो रिवॉर्ड है इट शुड बी कंसिस्टेंट एज वेल। अगर आपने कहा है कि मैं तुम्हें ये पानी नहीं दूंगी पीने के लिए अगर तुमने ये काम नहीं किया, और आपने चलो अभी पी लो, आइंदा नहीं दूंगी मैं तुम्हें, तो देखिए ये 2 चीज़ें जहन में रखें ना, ये 2 चीज़ें जहन, उसको पता है कि ये होगा तो ये होगा। दैट जो आपको लग रहा है कि ये बेजर सी बात है, वो बेसिकली उसकी ट्रेनिंग कर रही है, एक मुख्तलिफ चीज़ की ट्रेनिंग कर, एक मुख्तलिफ चीज़ के लिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फज़मा वंस अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आप जब भी आती हैं। आई होप देखने वाले जो हैं उनको भी यूज़फुल लगा होगा हमारा ये सेगमेंट, डेफिनेटली लगा होगा। आजकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और क्योंकि हम बच्चों को देख रहे होते हैं कि वो बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो सिर्फ बच्चों को ब्लेम करना काफ़ी नहीं है, हमें अपने रवैयों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे उनको डील कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक। अब जो हमारा सेगमेंट है ना, उन लाखों नौजवानों के लिए जो हर साल कामयाबी से अपनी डिग्री तो मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद उनके जहनों में एक ही बहुत बड़ा सवाल होता है, और सवाल ये होता है कि अब आगे क्या करना है। क्या फ़ौरन नौकरी तलाश करें, क्या मज़ीद तालीम हासिल करें, क्या बैरून मुल्क जाएं, या फिर कोई अपना काम शुरू करें या अपना बिजनेस करें। ये फैसले ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करते हैं, बल्कि उनके ख्वाबों, माली इस्तेहकाम और ज़ाती तरक्की पर भी असरअंदाज होते हैं। आयशा, जब आपने डिग्री मुकम्मल की थी तब आप कंफ्यूज थी, आपको पता था आपकी डायरेक्शन आपको? नहीं, मैंने एक्चुअली डिग्री जो है ना वो बाद में मुकम्मल की थी, पहले मैंने जॉब शुरू की थी। मैंने अपने काम के साथ साथ इंटर्नशिप, एंड देन जिस वक्त मेरी डिग्री मुकम्मल हुई तब तक मैं बाकायदा एंकरिंग कर रही थी, टीवी पर बैठी हुई थी, और मैं अपने क्लास फेलोज को भी ये कहा करती थी कि पढ़ाई के साथ साथ जो है ना कहीं पर इंटर्नशिप में सेम है। यहाँ आपने भी डिग्री पहले सेमेस्टर के साथ ही मैं जॉब करी थी, तो ये इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। अब सवालात बहुत सारे हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि अगला कदम, अगला स्टेप जो है वो क्या उठाना है, किस फील्ड में जाना है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, और कौन से शॉर्ट कोर्सेज हैं जो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अच्छा, स्टडीज़ के अलावा कोर्सेज भी करके जो हैं वो आप किसी फील्ड में जा सकते हैं, ये भी बच्चों को क्लैरिटी इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा ये भी है ना कि ट्रेंड्स इतनी तेज़ी से तब्दील होते हैं ना। एक वक्त था कि MBA की बहुत डिमांड थी, एक फिर वक्त आया कि CA की बहुत डिमांड थी, देन वक्त आया कि मास कम्युनिकेशन के अंदर लोग जो है ना भर भर के जाने लगे। इतनी जॉब्स नहीं हुआ करती थी जितने ज़्यादा हमारे पास वो डिग्री होल्डर जो है ना वो आ जाते थे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, और सबसे पहले क्या यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होना चाहिए कि आगे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी, बाहर जाना है या नहीं जाना, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने सोचा कि ज़रा एक सेगमेंट करते हैं। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरीन आसिम साहिबा, जो कि समरीन हुसैन साहिबा, जो कि एक तजुर्बाकार एजुकेशन कंसल्टेंट है, करियर गाइडेंस एक्सपर्ट भी हैं, और इसके साथ साथ दाऊ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी हैं। हमारे इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरीन हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने डिग्री अपनी कर लिया मुकम्मल, उसके बाद
पहला स्टेप उनका क्या होना चाहिए? मतलब पहले बैठ के उनको सोचना चाहिए कि उनको आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? देन डेफिनेटली बहुत सारे वेरिएबल्स भी होते हैं, अगर उनको जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसको हम अगर एक स्टेप पीछे ले जाएं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मेरे हिसाब से करियर काउंसलिंग स्टार्ट होती है व्हेन यू आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ योर हाई स्कूल, बिकॉज दिस इज़ वेयर यू हैव टू डिसाइड कि आपने डिग्री कौन सी करनी है ना। उसके बाद का रेलेवेंस फिर आपको डिसाइड करेगा कि आइदर यू आर इंटरेस्टेड इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग विच वी कॉल कि जी अब्रॉड जाके आपने एक डिग्री और करनी है, मास्टर्स करना है या पोस्ट ग्रेजुएट करना है, और या आपने एंटरप्रेन्योरियल एंडिवर करना है, या फिर आपने एक जॉब प्लेसमेंट करनी है। तो एक ग्रेजुएट के 3 ही प्रोंग्स हो सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ये समझना कि जी ग्रेजुएशन करनी किस फील्ड में, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हाई स्कूल्स के अंदर जो हमें एक प्रॉब्लम आती है, बीइंग अ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, हमारे स्टूडेंट्स जो बच्चे आ रहे होते हैं 12th स्टैंडर्ड के, उन्हें पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट की लाइन क्या चल रही है नेक्स्ट 4 years में, क्योंकि डिग्री का टेन्योर है 4 years। आफ्टर 4 years व्हाट वुड बी द जॉब मार्केट लुक लाइक? वो आज की जॉब मार्केट देख के डिसीजन लेते हैं। When they pass out after 4 years वो जॉब मार्केट सैचुरेट हो चुकी होती है, और उसको हम कहते हैं स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और उस पर फिर ज़्यादा जो प्रेशर आता है वो आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे कि प्रॉब्ली दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द क्वालिटी ग्रेजुएट एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। नॉर्मली तो बच्चों के अपने डिसीजंस होते ही नहीं है, किसी को देख लिया, उसने कर लिया, उसकी बड़ी अच्छी जॉब हो रही है, या पेरेंट्स ने कह दिया कि आपने इस तरफ जाना है, तो बच्चों को खुद से अपने इंटरेस्ट को शो करना है। पेरेंट्स भी चलें गाइड करें, आई डोंट माइंड, बट पेरेंट्स की गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए टू गाइड देम? दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन। कि देखें हमारी गवर्नमेंट है, लेट्स सपोज हम करंट अफेयर से अगर अब्रेस्ट नहीं है ना, तो हम अच्छे करियर डिसीजंस नहीं ले सकते। पाकिस्तान के अंदर अभी एक बात चल रही है, मिनरल्स की बात चल रही है, माइनिंग की बात चल रही है। यू नो व्हाई डू वी हैव टू लैंड विद सम अदर कंट्री कि वो हमारे साथ जेवी करे और माइनिंग करे? बिकॉज वी हैव डेप्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन दैट एरिया। आप किसी बच्चे को बोलें बेटा माइनिंग इंजीनियर बन जाओ, वो ऐसे हो जाएगा, ये क्या होता है? बट आई वुड सी कि जब 2027 में अगर मैं खबरें देखती हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के अलावा भी कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करती हूँ, तो मुझे दिखना चाहिए कि 2027 में मैं रेकोडेक या किसी और ऐसे मंसूबे में ज़्यादा मिनरल्स एंड माइनिंग की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं डॉक्टर साहिबा के करियर काउंसलिंग, हमें पाकिस्तान के अंदर उस तरह से इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नज़र नहीं आता और बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी नज़र नहीं आता। लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर समझने की या इसको फॉलो करने की कोशिश नहीं करते। जो खुद सोच लिया या जो पेरेंट्स ने कह दिया वही करने की कोशिश करते हैं, और समटाइम्स होता है कि पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं होते, उनको भी नहीं पता होता। उस सूरत पे फिर बच्चों को क्या करना चाहिए? देखें, ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए हमारे कॉलेजेस को। देखें, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, मैं कोई यहाँ नाम नहीं ले सकती, जिनकी 100 साल या 175 ईयर्स एज है, वहाँ बाकायदा स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होती है। इवन इफ दे हैव टू गो अब्रॉड फॉर देयर अंडरग्रेड, वो भी उनको बताते हैं कि बेटा आपके फाइनेंसेस कितने हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, और आपका एप्टीट्यूड क्या है, तो आप इस मुल्क में जाएं, इस रीजन में जाएं, यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस आसान है। वो कॉलेजेस का काम होना चाहिए। और अगर कॉलेजेस के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि जब उनका स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड का, जब हम प्रीलिम्स का एक वर्ड यूज़ करते थे हमारे टाइम पे, आई डोंट नो अब चेंज हो गया हो, तो उस वक्त ये बच्चों को काउंसलिंग दें कि पाकिस्तान आगे, अगर आपने पाकिस्तान में जॉब प्लेसमेंट ढूंढनी है, तो आप 4 साल बाद कौन से एरियाज होंगे जहां आपकी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत? कैन वी प्रिडिक्ट पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए? नो जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ ना, माइंस एंड मिनरल्स तो आपके लिए खुल गया ना। तो अब मटेरियल साइंस है फॉर एग्जांपल, या मटेरियल इंजीनियरिंग है। आई डोंट सी कि ये 2 साल 4 साल बाद कोई ऑब्सोलीट हो जाने वाली चीज़ होगी, बल्कि ये हाई बर्निंग एरिया होगा जहाँ हमें लोग चाहिए होंगे और नहीं होंगे। बिकॉज लोग इस तरफ आ नहीं रहे। हमें पता है इंजीनियरिंग में डिक्लाइन एक आया, बिकॉज आपने एक ट्रेंड जुमला बना दिया कि इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो अक्रॉस द बोर्ड है। फिर इंजीनियर जो है ना, फिर वो बाहर भी चले गए ना, ब्रेन ड्रेन भी हो गया। मैं उसको ब्रेन ड्रेन नहीं कहती, किसी ना किसी तरह वो रेवेन्यू आपको मुल्क को भेज रहे हैं, तो रेमिटेंसेस आपके मुल्क को बट उनसे हम शायद यहाँ पर रहते हुए ज्यादा फायदा उठा सकते थे अगर वो हमारे मुल्क में ही रहते तो। राइट फील्ड, फॉर एग्जांपल अब एक वर्ड आया साइबर सिक्योरिटी। भाई साइबर सिक्योरिटी में अब एक चीज़, एक सैचुरेशन भी तो आएगा ना उधर। अभी कंप्यूटर साइंस है, हर कोई इट इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक, बट उसमें सैचुरेशन भी तो आएगा ना। तो आप उसके कोई ऐसे डायमेंशंस ढूंढें, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें भी है ना। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, वो वाशिंगटन एकॉर्ड का फुल सिग्नेटरी है। तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क का इंजीनियर तकरीबन 20+ कंट्रीज़ में क्रॉस बॉर्डर एम्प्लॉयमेंट ले सकता है विदाउट एनी एडिशनल एग्जाम और टेस्ट।
राइट, अब ये बहुत कम बच्चों को पता है। अगर उन्हें ये बात पता चल जाए और उनका ख्वाब है कि बाहर जाके हमने जॉब करनी है और विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन, तो दे वुड डेफिनेटली कम टू पाकिस्तानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, क्योंकि उनका जॉब स्कोप ब्रॉडर हो रहा है। इट्स नॉट इन पाकिस्तान बट आउटसाइड पाकिस्तान इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, यू नेम इट, यूएसए, यूके, वाशिंगटन अकॉर्ड इटसेल्फ सेज के ऑब्वियसली यूएस इज ओपन फॉर देम। सो ये वाली जो काउंसलिंग्स हैं, अगर कॉलेजेस नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटीज का काम है। अच्छा, अब डिग्री अगर किसी ने कर ली है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं भी था, किसी के कहने पे आपने कर ली है, अब वो क्या करे? समटाइम्स हम देखते हैं कि बहुत सारे फील्ड्स में राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होता, वो पढ़ के नहीं आए हुए होते, फिर वो उनका दिल उधर ही लगा हुआ होता है कि हम मेरा तो इंटरेस्ट इस चीज़ में। डिग्री के बाद फिर क्या करें? देखिए, डिग्री के बाद मैंने बताया 3 प्रोंग्स बचते हैं। एक तो ये है कि आप अपने आप को जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में ले जाएं, यानी हायर एजुकेशन में फर्दर ले जाएं, पोस्ट ग्रेजुएट कर लें, मुल्क से बाहर जाके मुल्क के अंदर। वो डिपेंड करता है आपके फाइनेंसेस पे, ये फैसला ऐसे नहीं हो सकता। आपके घर के भी डायनेमिक्स, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, कितने सिबलिंग्स हैं आपके नीचे, सारा वक्त पेरेंट्स आप ही को तो नहीं फीड करते रहेंगे। तो फिर क्या होता है, बीच में बच्चे जॉब करते हैं, शाम के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स में, मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं की रिक्वायर, जैसे आप अगर आप एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो अंडर ग्रेड करके तो नहीं आ सकते, आपको मास्टर्स मिनिमम चाहिए, तो मास्टर्स करना पड़ेगा उस फील्ड में आपको। इसी तरह अगर आप जॉब प्लेसमेंट चाहते हैं तो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे यहाँ तो हम करते हैं कि हम जॉब प्लेसमेंट्स खुद कराने की कोशिश करते हैं, टारगेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कॉम्पिटेंट बच्चा ही निकाल के देना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक चीज़ मसला ये है कि हमारी जितनी भी जॉब्स हैं ना, वो बेस करती हैं आपकी मिनिमम डिग्री रिक्वायरमेंट पहले होती है, जबकि आप दुनिया से बाहर जाएंगे, वो कहते हैं आप बीए हैं, बीएससी हैं, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एक सर्टन स्किल की कॉम्पिटेंसी इंटरनेशनल लेवल की रिकग्नाइज्ड आपके पास है, यू कैन हैव दैट जॉब। तो हमारे यहाँ इसलिए रेलेवेंट डिग्री का होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मेरे यहाँ पर ये भी सवाल है, मैं अपनी मिसाल इसलिए रखती हूँ कि जो मैंने अपने मास्टर्स में पढ़ा वो मुझे अपनी फील्ड के अंदर काम नहीं आया, एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैं क्योंकि ऑलरेडी अब काम कर रही थी, प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी थी, जॉब कर रही थी, तो इतना मैं डिग्री मैंने की कि चलो ठीक है, डिग्री एक जो है ना वो होनी चाहिए। ये वाला भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जो आप पढ़ रहे होते हैं वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आ रहा होता, तो इसके ऊपर क्या हमारी तवज्जो है हमारी एकेडमिया की? जी बिल्कुल है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं ये कह रही हूँ कि एक इंजीनियरिंग की मैं भी मिसाल दे सकती हूँ क्योंकि मेरा फोटे हुई है, तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि हमारी डिग्री 20+ कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन, तो करिकुलम तो एट पार हमने कर लिया है ना अपना। देखिए, करिकुलम के अंदर एक अंडर ग्रेड स्टडी एक बफे की तरह होती है, उसमें हम आपको कोई प्रोप्राइटरी थिंग नहीं सिखा सकते, या किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के हिसाब से आपको ट्रेन नहीं कर सकते, किसी एक इक्विपमेंट पर ट्रेन नहीं कर सकते। हम आपको प्रिंसिपल्स दे सकते हैं, हम आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। बट आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली बता रही हूं, अंडर ग्रेड की कोई भी स्टडी हो ना, जनरली आप मैनेजमेंट की मिसाल ले लें, मैनेजमेंट के अंदर भी आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑर्गेनोग्राम नहीं पढ़ाया जा सकता, आपको सिर्फ बेसिक्स बताए जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है, जैसे हमने खुद किया, अब बीइंग एन इंजीनियर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रही हूँ, वाइस चांसलर की जॉब एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है, उसमें आपको फाइनेंस भी आना चाहिए, HR भी आना चाहिए, आपको एकेडमिक्स भी पता होनी चाहिए, तो इट्स अ मल्टीफोल्ड थिंग, राइट। बट उसके लिए क्या होता है, आप कॉम्पिटेंस गेन करते हैं थ्रू शॉर्ट कोर्सेज जो इन्होंने जिक्र किया शुरू में, वो आपको डिसाइड करने पड़ते हैं कि आपको अपना नीश किधर लेके जाना है, तो वो नीश के लिए फिर आपको हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स करने पड़ते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, वो सेमिनार्स का भी टेक अवे होता है, ये सबकॉन्शियस में हमारी वो नॉलेज होती है। मैंने जो कोर्सेज किए, मुझे वो कोर्स के फौरन बाद तो यही लगता था यार मैंने कुछ नया शायद, लेकिन मैंने sit and do decisions, तो somehow or the other my decisions are driven by that subconscious knowledge that I had. वो directly नहीं आपको feel होता, but you are backed by that knowledge somehow or the other. I agree. अगर बिजनेस करना है किसी ने, चले अभी तो हम नौकरी की बात कर रहे हैं, किसी का माइंड है बिजनेस का, लेकिन वो बिजनेस क्या स्टार्ट करे, क्या करना है, उसके लिए पहला स्टेप लेने का भी समझ नहीं आ रही होती। देखिए, हमने एक एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग शुरू की अपने स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएट के लिए, जिसमें उसके 4 मॉड्यूल्स रखे हैं, थिंक, बिल्ड, लॉन्च एंड सस्टेन। ओके, अब ये 4 कंपोनेंट्स हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। पहले तो ये कि आपका आइडिया, अब अगर एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं होती कि मैं एक इंजीनियर बन के चाय का ढाबा खोल लूँ, दिस इज़ नॉट एन क्योंकि मैंने पढ़ा कुछ और है, चाय तो जाहिर हर कोई खरीदेगा, बट मेरा ये होना चाहिए कि मैंने अपनी फील्ड से, भले उसकी अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट किसी कॉमन यूज़र के लिए हो, बट उसके अंदर पीछे मेरी कहीं ना कहीं तालीम इस्तेमाल हो रही है। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको पहले तो देखें होता क्या है कि एक छोटा सा डिस्कनेक्ट होता है, हम अपने करिकुलम में बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं पढ़ा सकते, तो बच्चों को रिटर्न ऑन इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है,
कॉस्टिंग क्या चीज़ होती है। इसके लिए हम छोटे छोटे ये जो मैंने कोर्सेज आपको बताए, हम इसके अंदर इनको बताते हैं कि आइडिया सेलेबल क्या है। यूनिकनेस इज नॉट द की टू सक्सेस। रिप्रोडक्शन क्या हो सकती है, कितनी क्विक हो सकती है अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं। तो बिजनेस में सबसे पहली चीज़ होती है कि एक तो कॉस्टिंग, परचेज पावर आप चेक करें कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं और कहाँ लॉन्च करना चाहते हैं। इवन वो क्लोज विसिनिटी देख लें, प्रोविंस देख लें, तो उसकी परचेज पावर के अंदर चीज़ होगी तो सेलेबल होगी। प्रॉफिट मार्जिन्स रियलिस्टिक रखें, ह्यूमन रिसोर्स शुरू में मिनिमम रखें, और फिर उसके बाद आप उसकी मसला ये ना डॉक्टर साहिबा कि सबसे पहले तो कैपिटल ही नहीं मिलता ना अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। खैर एक और जो एक नया ट्रेंड पूरी दुनिया के अंदर हम अब देख रहे हैं वो ये कि सोशल मीडिया ने करियर्स जो है ना, लोग जिसने जो भी पढ़ा हुआ है उसको छोड़कर वो फिर सोशल मीडिया की तरफ मूव होना शुरू हो गया। एंड देन हम देख भी रहे हैं लोग बड़ा पैसे भी बनाते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? Again, this is with all due respect to my Gen Z, they mind it कि वो instant noodles, instant success and anxious generation। अभी हमने एक टॉपिक भी किया थोड़ी देर पहले, डिग्री भी नहीं भी कर रहे तो हम बैठ के कमा रहे हैं। देखिए बात ये है, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ कि to have some altitude you have to have some attitude। कमा तो सब रहे हैं ना, कमाना अगर ऑब्जेक्टिव है तो फिर आपको पढ़ने की वाकई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी कर लें, आप हेयर ड्रेसर बन जाएं, आप कुछ और बन जाएं, आपको ज़रूरत नहीं है। आप कोई दुकान रन कर लें। हाँ, लेकिन बात यह है कि इफ़ यू वांट टू हैव सम सेल्फ एस्टीम इन यू, यू वांट टू हैव सम इंट्रोडक्शन, डेफिनेटली यू हैव टू पुट इन एफर्ट। सक्सेस का भी ऐसे ही होता है, अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है तो इट्स अ नेचुरल कर्व जिसको हम बेल शेप कर्व कहते हैं। आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, एक्सपोनेंशियली आप नीचे भी जाते हैं, सस्टेनेबल नहीं होती। डोंट यू थिंक कि ये जो सेल्फ एस्टीम की, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर काम भी होना चाहिए। ये चीज़ आपके ब्रॉटअप से आपके अंदर आती है, एंड देन किस तरह के टीचर्स, असातिज़ा कैसे मिले हैं, आप किस तरह के माहौल के अंदर रहें, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आजकल आप जिस तरफ देखते हैं फोकस जो है पैसे कमा, यहाँ से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं तो हम यहाँ से कमा लें। आप कितना रिस्पॉन्सिबल समझती है पेरेंटिंग को भी, एंड देन टीचर्स की अगर हम बात करें तो उनको? देखिए इसमें पैसे कमाने का फोकस टीचर तो ऑब्वियसली उसको नहीं इतना पुश करेगा ना, बिकॉज टीचर का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है उससे। होता ये हमें फैमिली प्रेशर्स होते हैं, कुछ हमारे अपने इनबिल्ट प्रेशर्स भी होते हैं, हमारे जो दोस्त अहबाब सर्कल होता है ना हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज भी होती हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रेशर हमारे दोस्त होते हैं। अगर मेरी ही उम्र का कोई दोस्त कुछ भी काम करके महीने के 2 लाख बना रहा है और मैं अम्मा अब्बा के पैसों पे अभी डिग्री कर रही हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा होगा, और वो मुझे थोड़ा सा शेम भी फील करवा रहा होगा कि यार अभी तक अम्मा अब्बा पे पल रहे हो। तो वो दिस इज़ द ट्रिगरिंग पॉइंट वेयर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द शॉर्टकट्स, जहाँ बीच से मैंने डिग्री छोड़ते हुए बच्चे जाते देखे हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली अपने कैरेक्टर के अंदर ये बिल्ड करना है कि व्हाट वी वांट टू अचीव फ्रॉम आवर ओन लाइफ, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट। वो जो घोड़े को जब कहते हैं ना दौड़ाया जाता है तो साइड में आप उसके लगा देते हैं, यू हैव टू बी स्ट्रेट। तो वो बच्चों को हमें ये काउंसलिंग करनी होती है कि देखें अल्टीमेटली इफ़ यू सीक नॉलेज, इफ़ यू सीक द राइट नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस स्किल्स, तो मनी विल फॉलो। अच्छा, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी, नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है किसी भी न्यू कमर के लिए? वो पहले से इसको प्लान कर सकता है या टीचर्स या किसी की रहनुमाई ले सकता है? इस बारे में भी थोड़ा सा बता दें। सेमिनार्स वगैरह अटेंड करके हो सकता है? देखिए बड़ा पुराना जुमला है कि योर नेटवर्थ दीज डेज इज़ योर नेटवर्क। तो आपको नेटवर्क बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ बहुत मौके देती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें हम इंटरनेशनल स्पीकर्स बुलाते हैं, उसमें हम नेशनल स्पीकर्स बुलाते हैं, इंडस्ट्री के लोग बुलाते हैं। बच्चों का सिर्फ वही मैंने कहा ना, वो जो इनका हर चीज़ का सवाल ये पूछना छोड़ दें इसका हमें क्या मिलेगा, हर चीज़ फ़ौरन नहीं मिलती, हर चीज़ के मार्क्स नहीं होते। तो कॉन्फ्रेंसेस जब यूनिवर्सिटीज़ अरेंज करती हैं या कोई कोलोकियल या कोई सेमिनार अरेंज करती हैं, तो बच्चों को चाहिए उन स्पीकर्स के साथ जो टी ब्रेक होता है उसमें इंटरेक्ट करें, कार्ड्स एक्सचेंज करें, या जो भी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनसे ईमेल पे इन टच रहें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको अगर आप डिग्री के बाद उनके ऑफिस में टाइम मांगेंगे 2 मिनट भी नहीं देंगे। लेकिन इफ दे नो यू, ठीक है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए 3-4 ऐसी फील्ड्स जो कि फ्यूचर के लिए अगले 3 साल बाद 4 साल बाद इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जिसमें बच्चों को जानना चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करूँगी मटेरियल्स के ऊपर, क्योंकि देखें बायो मटीरियल और नैनो मटीरियल इज़ योर फ्यूचर। तो चाहे वो मटीरियल साइंस करें या मटीरियल इंजीनियरिंग करें, आई सी अ बिग ग्रेट अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनली। फिर उसके बाद आप आते हैं तो ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी के साथ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है। उसके बाद आप अगर जाते हैं, जो देखें सिविल और ये सब से तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, ये तो मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग है, लेकिन जो न्यू ट्रेंड्स हैं उसमें डाटा साइंस है, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज। बट डाटा साइंस के बाद एक स्टेप और है, डाटा तो आ गया, डाटा सिक्योर कैसे करेंगे, और डाटा के अंदर से आप
रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो डेटा एनालिटिक्स भी है या प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स भी है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स भी है जिसको हम इतनी तवज्जो नहीं देते। और सबसे मज़े की चीज़ जो हम भूलते हैं, सोशल साइंसेस को। देखिए हमारे पास आज हिस्टोरियन नहीं है, हिस्ट्री कौन लिखेगा? हमारे पास आज आपके पास ट्रांसलेटर्स नहीं हैं। आपको बहुत सारी बुक्स हैं जो किसी और लैंग्वेज में, जर्मन में, इसमें उसमें उसकी ट्रांसलेशन। एआई के दौर में यू थिंक ट्रांसलेटर्स की जरूरत बचेगी? देखिए एआई का मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने जब गूगल ट्रांसलेटर आया था ना, तो आई विश, मैं रशिया में ही थी, एक मेरी ज़ाती एग्जांपल है, मुझे मोबाइल फ़ोन लेना था, मेरा खो गया था, एंड ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश एंड आई कुड नॉट स्पीक रशियन। तो गूगल ट्रांसलेटर पे जो मैं बोलना चाह रही थी, जब मैं अंग्रेजी पढ़ी थी, मैं कहती नहीं ये मुझे एक्चुअली दिस इज नॉट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। तो गूगल ट्रांसलेटर भी बहुत टाइम से है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी एआई। आई होप सो, आई होप सो, बिकॉज आई टेल यू, आई हैव गिवन वन स्पीच इन चाइना इन जेंगशी यूनिवर्सिटी वेयर द टॉपिक वाज कि एआई with material science, a threat or a future. So it's a threat if you are actually abolishing your own skill through these. तो अब लोगों को रिप्लेस करिए, जॉब्स में बेरोजगारी में। I would disagree a bit. आप अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं एआई के थ्रू, तो एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। If you do routine things, तो AI आपको जरूर रिप्लेस कर देगी। So you have to be improvising every time in whatever you are delivering to your bosses. मतलब साथ-साथ आपने काम भी करते रहना so that आप पीछे ना रह जाएं और AI आपको overtake रिलाय नहीं कर सकते आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और तमाम देखने वाले फील्ड्स उन्होंने बताई हैं डॉक्टर समरीन ने। आई होप रिस्पेक्टिव फील्ड वाले आप उसके अंदर अच्छे से मेहनत करें, और तमाम वो बच्चे जो देख रहे हैं कि उनको किस फील्ड में जाना है, आई होप उनकी भी थोड़ी हेल्प जो है ना वो ज़रूर हुई होगी इस सेगमेंट के थ्रू। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको कहेंगे आज हमारे शो की सुबह जो है वो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वो जोड़ी जिनकी केमिस्ट्री हम सोशल मीडिया पर या वैसे डिफरेंट तरह की वीडियोस के अंदर तो देखते ही हैं, हमें नज़र आ रहा होता है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक कपल है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि कैमरे के पीछे भी उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हमें नज़र आ रही होती है। एक तरफ हैं प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट की जान और दिलकश स्टोरी टेलर शाजिया वजाहत, और दूसरी जानब है फिल्म डायरेक्टर, म्यूज़िक लवर और मिजाह के बादशाह वजाहत रऊफ। रक्स बिस्मिल का जादू हो या फिर अब गूंज की बारी, दोनों का काम इंडस्ट्री में कमाल दिखा रहा है। नया ड्रामा गूंज हम टीवी पर जल्द भी आ रहा है, और ये कहानी है कैसी जरा आपको सुनवाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो इन दोनों से आपकी मुलाकात हमने करवानी है। जरा पहले देखते हैं प्रोमो। हमारे काम से तो हमारा क्लाइंट बहुत खुश है, और ऑब्वियसली हमें भी बहुत खुशी है कि इतनी टैलेंटेड लड़की हमारे साथ काम कर रही है। आपका लड़की होना जरूरी है, फिर वकार साहब आप आपके सारे आइडियाज अप्रूव कर देंगे। वैसे आपका आइडिया काफी अच्छा था। डायरेक्टर की पोस्ट क्या मिल गई तुम्हें? तुम अपने आप को स्टीवन स्पीलबर्ग समझ रही हो? बिला वजह मेरे सेट का माहौल खराब कर रहे हैं। जी आप कर रहे हैं। मुझे हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी है। वो मुझे मुसलसल अनकंफर्टेबल फील करवाता रहा है। मैं कई बार उसको मना कर चुकी हूँ, हर तरीके से कह चुकी हूँ, बट आई कांट टेक इट एनीमोर। मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। दम से जोर से बिजली कड़की और वो भागते हुए मेरी तरफ आई। क्या बकवास चल रही है? मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना कि तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान। मसला क्या है? समझते कैसे आपको? सब जानते हैं कि ये पोस्ट तुम्हें कैसे मिली है। अब अपनी पोजीशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगी? तुम्हारा शुगर डैडी तो जाने वाला है। तो जनाब ये था गूंज का प्रोमो आपने देखा, और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जो सेलेक्ट किया है इस ड्रामे के लिए। बहुत सारी लड़कियां जो इस चीज़ से गुजरती हैं, आपने प्रोमो में देख ही लिया होगा किस टॉपिक पे है। हरासमेंट जो ख़वातीन को फेस करनी पड़ती है वर्क प्लेसेस पे, इस पर ये ड्रामा बनाया। और जो प्रोमो है आयशा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ज़बरदस्त है, और जो एक्टिंग नज़र आ रही है ना वो बड़ी कमाल के। मैं तो बाकायदा वेट कर रही हूँ 21 जुलाई मंडे से ये ड्रामा जो है वो हम टीवी पर शुरू होने जा रहा है। अब इसकी
इसकी कास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ज़बरदस्त और जानदार अदाकारियाँ कोमल, मीर मिर्ज़ा, गौहर रशीद हैं। इसके अलावा फिरोज़ कादरी हैं, अली सफ़ीना खालिद हैं, सिरहा असगर और बहुत सारे ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं जो इसमें अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। तो हम बड़ी बेताबी से इंतज़ार भी कर रहे हैं इस ड्रामे का। आयशा, आपको प्रोमो कैसा मुझे प्रोमो बहुत अच्छा लगा। शोकेस कम्युनिटीज़ एंड मुमना दुरैद प्रोडक्शंस की ये एक काविश है और हमेशा की तरह बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को चूज़ किया गया है। एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है हमारे माशरे के अंदर। अगर लड़कियों को इससे गुजरना भी पड़े तो कहा जाता है कि खामोश हो जाओ, अगर इसके बारे में बात करोगी तो तुम्हारी इज्जत पे बात आ जाएगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस टॉपिक को किस तरह से अब चीज़ें लेकर आगे चलना है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो जोड़ी जिसका हमने जिक्र आगाज़ में किया था, वजाहत रऊफ़ एंड इसके साथ साथ शाजिया वजाहत। हम हमारे साथ दोनों स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो वजाहत, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी आपसे सवाल कि गूंज की बात जो है ना, ये मौजू आपके जहन में कहाँ से आया कि इस मौजू के ऊपर ड्रामा बनना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है? इसके बारे में ज़रा बताइए। ये एक टॉपिक था, बड़े टाइम से हम इसको कंसिडर कर रहे थे, उस पर रिसर्च भी की है। वर्बल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, ये जो फिज़िकल से हट के और आवाज़ें कसते हैं मर्द हजरात औरतों पे, उनके कपड़ों पे, कभी कभार जिस्म पे, इसके ऊपर ये प्ले बनाया गया है और इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है और हमने कंसल्ट किया, जब पता किया तो हमारा दिल से ये स्टोरी हम बताएं ज़रूर। शाजिया, अभी हमने प्रोमो देखा, बड़ा ज़बरदस्त टाइटल और प्रोमो जो है वो बहुत जदीद और मुस्तकबिल नुमा अंदाज में फिल्माया गया है। इस मुनफरिद शूट के बारे में आप कुछ बताएंगी? ये एक फिल्म का बंदा होता है ना, ये उसी के दिमाग से निकलता है। तो वजाहत वैसे ही ड्रामे इतने कम डायरेक्ट करता है और जब करता है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट आता है कि आपको थोड़ा सिनेमैटिक लगता है। तो ये इस वजह से जो है ये इन्होंने अपना शौक़ पूरा किया है। ये थोड़ा सा अच्छा था। रिगिंग टीम आई थी, महबूब शाह जो हमारे बड़े नामी ग्रामी एक्शन डायरेक्टर हैं, उनसे मदद लिए। एक पूरा दिन लगाई है एक हल्का सा चीज़ें उड़ाने में। आपको तो पता है एक पोस्ट भी बड़ी ख़तरनाक होती है, पर मेरा दिल था कि रेगुलर एक टीज़र प्रोमो से हट के हो कोई चीज़ जो अट्रैक्ट करे, और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा ज़रा हमें बताइए सारा प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से स्क्रिप्ट को चूज़ किया जाता है एंड देन कास्टिंग जो है वो किस तरह से की जाती है कि कौन सा किरदार जो है ना वो बेहतर रहेगा इसको निभाने के लिए? इसके बारे में ज़रा हमें बताइए। बेसिकली जो लोग जानते हैं हमें या जिन्होंने शोकेस प्रोडक्शन के ड्रामे देखे हैं वो ये देखेंगे कि भी हमारा थोड़ा सा हट के ही ड्रामा होता है। बल्कि किसी ने वजह तो कहा कि भाई आप कोई सीधा काम नहीं कर सकते, आप लोग इतना वो लेकर आते हैं। तो हमारा दिल ही होता है क्योंकि हम थोड़े कम ड्रामा करते हैं, तो कोई ऐसे टॉपिक आए जिससे थोड़ा सा कोई अवेयरनेस, सोसाइटी चेंज, कोई ऐसी चीज़ हो। तो हमारे तो यूजुअली स्क्रिप्ट ऐसे ही होते हैं। कोई अगर हमारे दिमाग में भी ऐसी चीज़ आती है, जैसे ये वाला जो हमने गूंज किया है, इसमें यही था कि वजह ने बैठ के सारा राइटर के साथ सारा इसको आगे बढ़ाया है। तो इसी तरह होता है कास्टिंग। मैं यूजुअली जब कास्टिंग के हमारी आती है तो मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो समहाउ अपने आप दिमाग में कोई कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आज़ाद के साथ डिस्कशन होती है तो फिर हम होता है कि यार इसमें ये बैठा है अच्छा है, ये इसमें अच्छा है। और यूजुअली अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ईजी रहा है क्योंकि ऐसे लोगों के साथ इतनी है भी जान पहचान, उनको जब कॉल भी जाती है तो यूजुअली पीपल आर विलिंग टू डू इट। मैं एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि ये टाइम पे आते हैं कि नहीं? ये मेजर कास्टिंग डिसीजन होता है। मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग जो ड्रामे बनाते हैं वो अक्सर किसी न किसी समाजी मसले की जानिब जो है वो निशानदेही कर रहे होते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इसका बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से असर महसूस किया हो आपने इंटरनेशनली और मुल्क में भी? मुझे पिंजरा के टाइम पे बहुत मैसेजेस आए थे और उस टाइम पे मुझे ऐसे मैसेजेस थे कि पेरेंट्स जो लिख रहे थे कि आपका ड्रामा देख के हमने अपने बच्चों की तरफ अपना रवैया चेंज कर दिया। इवन सुनीता मार्शल हु वाज प्लेइंग वन ऑफ द मदर्स, वो भी यही कहती थी कि यार मैं घर जाके बिल्कुल एक डिफरेंट हो गई हूँ। तो ऐसा होता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हम ये चीज़ देखते हैं कि लोगों को कुछ तो समझ आई, कुछ तो अफेक्ट हुआ, तो उससे आपको लगता है कि आपने अचीव कर लिया जो आप करना चाह रहे थे। तो आई थिंक पिंजरा वॉज वन ऑफ दोज प्लेस जिसमें, क्योंकि इट वॉज पेरेंटिंग, इट वॉज किड्स, सिबलिंग, तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। आई थिंक ये प्ले भी जिनकी स्टोरी है वो इसलिए हमारे पास लेके आई कि हम करते हैं ऐसी चीज़ें, और हमने 20-25 साल में कभी सास बहू नहीं किया, कभी टॉक्सिक हस्बैंड नहीं किया। आई नो रेटिंग बहुत आती हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा हम एड्रेस करते हैं कि बेशक वो लेवल की पॉपुलैरिटी ना मिले, लेकिन 2-4-10 लोगों को भी अगर कुछ ओपिनियन चेंज हो जाए, जहाँ पर सास बहू है, हस्बैंड वाइफ की स्टोरीज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा खैर, ज़रा ऑफ द कैमरा जो सिचुएशन होती है प्रोडक्शन टीम में या सेट के ऊपर, परफेक्शनिस्ट आप दोनों में से अगर मैं पूछूँ कौन है सेट के ऊपर ज़्यादा?
मेरी कुछ ज़्यादा प्लानिंग हो जाती है और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो मुझे स्ट्रेस होना हो जाता है। मैं तो बहुत इजी हूँ, मैं जहाँ जगह मुझे वो होता है कि ये मुझे कह रहा होता है कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए। आप ज़ाहिर है मियाँ बीवी भी हैं, कभी ऐसा हुआ है कि शदीद इख्तलाफ हो गया हो, आपकी राय कुछ और हो, आपकी राय कुछ और हो, ऐसा हुआ है कभी किसी प्रोजेक्ट के दौरान? आई थिंक वो चीज़ होती है, थोड़ा सा कभी कभार होता है, बट अच्छी चीज़ ये है कि वी डू कम टू वन कंक्लूजन। कभी मेरी बात मानी जाती है, कभी वजात की मानी जाती है, व्हाटएवर मेक्स सेंस। तो ऑब्वियसली डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट के बगैर तो कोई भी चीज़ घरेलू भी नहीं होती है, तो ये तो फिर काम है हमारा। मेरा टेक इसमें ये है, शाज़िया का कंप्लीट एरिया है प्रोडक्शन और मेरा है डायरेक्शन, तो कोई आर्ग्यूमेंट इस पर नहीं होता। क्रिएटिव मेरे हाथ में, मैनेजमेंट इनके हाथ में। मैं इनके काम में नहीं बोलती। बोल रही हो, कोई लड़ाई नहीं होती हमारी। लड़ाई नहीं मैंने कहा, मैंने लड़ाई नहीं कहा, मैंने कहा डिस्कशंस होती हैं, एक ही बात है जिसमें कभी कभार आपका ये होता है कि मैं आई थिंक दिस मतलब ये अच्छा है ना कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ कि भाई तुमने मेरे काम में नहीं बोलना और मैं तुम्हारे काम में नहीं बोलूंगी। आई होप घर के अंदर भी आपका इसी तरह से सिचुएशन होती होगी। अच्छा, कम बैक टू द ड्रामा, यंग एक्टर्स जो हैं उनके साथ काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है या फिर सीनियर एक्टर्स के साथ? क्योंकि दोनों के साथ मुझे लगता है प्रोज एंड कॉन्स होते हैं काम करने के। आई थिंक जो न्यू टैलेंट आ रहा है हमारा, वो इतना टैलेंटेड है कि हम उनको देख के एक वो होता है कि यार मज़ा आ रहा है देख के। और सीनियर्स के साथ तो ऑब्वियसली एक है कि कुछ एक्टर्स बहुत जो हमारे सीनियर, जैसे हमारा बहुत दिल था नुमान एजाज के साथ काम करने का, एंड वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू इट विद हिम। बट न्यू टैलेंट जो ये जेनजी आई है, आई थिंक कि एक डिफरेंट फ्रेशनेस है, तो मेरा तो बहुत दिल होता है कि भी हम फ्रेशनेस लेकर आए स्क्रीन पे। ऑन स्क्रीन तो सब यंग लोगों को देखना चाहते हैं, अब हम खुद सीनियर हो गए हैं ना, तो हमारा भी दिल होता है कि हम नौजवान जेनजी के साथ करें। बट आई विल से कि सीनियर्स का डिसिप्लिन। अच्छा, एक तरफ आप बात करें यंग लोगों के साथ काम करने की, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैमिली यूनिट्स जो हैं वो हमें इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है फैमिली यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं? दिमाग में गिन रहा था, एक दो ही हैं, ज़्यादा नहीं। आई थिंक हुमायूं, समीना, तो ज़्यादा कम तो नहीं। आई थिंक अच्छा ड्रामा बनाना चाहिए, इसमें जोड़ी का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छी डायरेक्शन हो तो वो चलेगा। बट आई थिंक इट डज मेक अ डिफरेंस, क्योंकि सब चीज़ घर की है। यू नो, एक वो आपका हो जाता है कि एक दूसरे जैसे तसल्ली रहती है कि वजात को ही पता है कि प्रोडक्शन इज़ इन माय हैंड्स, तो कोई उसमें जो है ना दो नंबरी नहीं हो रही होगी या कुछ है, तो इट डज मेक अ डिफरेंस कि आप थोड़ा सा रिलीफ में रहते हैं कि हम एक फैमिली यूनिट काम कर रहे हैं। और जहाँ पर यूनिट आ जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर भी ज़रा ज़्यादा हो जाता है, तो डेफिनेटली वो हेल्प करता है आपके प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, आजकल के डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जो नए आ रहे हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग भी हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मैं खुद कम करता हूँ टीवी डायरेक्ट, जब तक वो स्क्रिप्ट ना आ जाए जो बिल्कुल मुझे दिल को लगे भी और जो स्टोरी आई वांट टू टेल। आई थिंक थोड़ा सा स्पेशली इन हाउस के साथ ये हो गया कि काम अब करना है, जो मिलना है वो करना है, तो आपकी चॉइस नहीं रहती। तो मैं डायरेक्टर से ये कहूँगा कि अगर ऐसा नेगोशिएट कुछ कर सकें कि आपके मतलब का काम हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आपको ही पता है ना, ज़बरदस्ती करते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, थोड़ा सा सेट के बारे में बताएं। गूंज के हवाले से हम बात करें तो जो कास्ट है वो तो बड़ी ज़बरदस्त है। सेट का माहौल कैसा था, कैसे काम किया, टीम कैसे बनी? अच्छा, हम काम कर रहे हैं फिरोज़, कोमल और गौहर के साथ पहली दफ़ा। गौहर को हम 18 साल से जानते हैं, नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी। फिरोज़ को भी पहले से जानते हैं, कोमल के साथ भी। तो अच्छी चीज़ है कि सबके साथ दोस्ती है, और वो ऐसा वाला नहीं है कि यार इवन अगर हम पहली दफ़ा काम कर रहे हैं तो कोई ऑकवर्डनेस या कुछ नहीं है। आई थिंक एवरीबडी इज़ डूइंग सच ए ग्रेट जॉब, और एक इतना अच्छा माहौल है, आपस में भी सबकी बन रही है। वीव गॉट गुड पॉजिटिव वाइब्स ऑन सेट, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और भी लोग हैं जैसे दोस्ती है ना, अली सफीना और हिरा हैं, और कौन है, और खालिद अना में हुई सो मच फन ऑन सेट। सबसे हमारी बड़ी अच्छी टर्म्स हैं। तो और वर्क प्लेस पर माहौल को अच्छा रखना ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन किसी एक ने लीड ली जरूर हुई हुई होती है। शाज़िया, हमने सुना है कि आपने उस तरह की लीड ली हुई है, क्योंकि आप खाने वगैरह का भी बड़ा अच्छा इंतजाम कर रही होती है। हमने ये सुना है कि बड़े मज़े मज़े के खाने होते हैं आपके सेट के ऊपर, कैसे मैनेज करती हैं? मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वी हैव टू गिव गुड फूड एंड गुड एनर्जी टू द एक्टर्स, और उसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, प्यार का तड़का लगता है खाने में ज़्यादा से ज़्यादा। बट ये कि जिस तरह मैं घर चलाती हूँ, मेरा दिल होता है मैं सेट भी वैसे चलाऊँ, एंड इट जस्ट मेक्स इट वेरी ईजी, क्योंकि जब वो इतना अच्छा आपको एक चीज़ मिल जाती है तो एक्टर्स भी खुश रहते हैं, काम भी अच्छा चलता है। वरना ज़्यादातर मसला मैंने ज़्यादातर जो है सुना यही है कि यार सेट पे खाना नहीं है या लोग अपना मंगवा रहे होते हैं, तो मैं उस चीज़ को टेक केयर करती हूँ। हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन है हमाद मोदी, वो अक्सर शाज़िया को कहते रहते हैं कि भाभी ये 5 डिशेज़ ना रखें, बट मुझे लगता है काम ज़्यादा निकल आता है, पेट भरा हुआ अच्छा खाने के तड़के की आपने बात की है। टीआरपी का भी एक तड़का होता है और ये बड़ा ज़रूरी भी समझा जाता है। आपकी नज़र में किसी भी कामयाब प्रोजेक्ट की सोशल टीआरपी की तारीफ क्या है, या आपको किस तरह से देखते हैं इसको? आंखों में चमक तो नहीं देखी हमने कभी किसी की ऐसे, अनलेस कोई बीमार हो, लेकिन क्या है कि आवाज़ आ जाती है,
हमारे सिर्फ ड्रामे नहीं, दूसरों के ड्रामों को भी रेटिंग आ रही है नहीं आ रही हम तो इतना फॉलो नहीं करते, हम चैनल पे काम नहीं करते, लेकिन आवाज़ बिल्कुल आ जाती है। आप रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, मॉल में घूम रहे होते हैं, कोई रुक के आपको बताता है कि यार आपका वो ड्रामा बड़ा अच्छा जा रहा है। तो आई थिंक ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ एंड देन हमारे ड्रामों को काफ़ी क्रिटिकल एक्लेम मिला है हमेशा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो इवन स्मॉल मैसेजेस फ्रॉम पीपल या द पीपल वी मीट, स्पेशली हम कभी बाहर ट्रैवल करके जाते हैं तो वहाँ से, जैसे रक्से बिस्मिल हमने जब किया था उसकी हमें इतना लोगों ने इस टाइम बोला था। अच्छा, देख के बहुत शाज़िया नवजात, आप नए एक्टर्स को मौका देने की भी बात की, यंग टैलेंट को आप बड़ा मौका दे रहे होते हैं। आपके अपने घर के अंदर इतने टैलेंट मौजूद हैं। आशिर की मैं बात कर रही हूँ, टैलेंटेड फैमिली है माशाल्लाह से। उनके डेब्यू पर आपने कैसा महसूस किया? एंड देन मैं एक खबर भी देख रही थी कि वो इस वक्त लंदन में है, सोनिक म्यूजिक के लिए परफॉर्म करने गए हुए हैं, साउथ एशिया से वाहिद एक्टर वो थे। उनको देखते हुए दिल में क्या चल रहा होता है या क्या सोचा है उनके फ्यूचर के लिए? जॉन में हमारा ना, हम गए भी नहीं सेट पे, एक दिन गए थे जिस दिन शूट नहीं हो रहा था। तो जिन लोगों ने बनाई बाबर ने, वो कमाल के लोग हैं, बाबर फायजा। और मैंने देखा कि अच्छा हमारे तो वैनिटी वैन्स होती हैं, और आशिर अगर जब भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ने ऐसा काम किया तो वैनिटी वैन्स है, बारबेक्यू हो रहे हैं और ये वो हो रहा है। तो वहाँ तो बिल्कुल ही एक गुरिल्ला स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग था कि वहाँ वॉशरूम भी नहीं था, घरों में जाके खड़खड़ाना पड़ना था, चटाई पे बैठ के रोड पे खाना खाते थे। तो मैंने कहा चले जो भी बात होती है नेपोटिज्म वगैरह की, उसका मम्मी डैडी तो निकल गया ये प्रोजेक्ट कर गया। और फिर उसने की नाबालिग अफराद, जो बहुत मुझे अच्छी फिल्म लगी नबील फ़िज़ा की, वो भी कुछ ऐसा ही था, नंबर ऑफ डेज़ कम थे, सीन ज़्यादा थे। आई थिंक इन दो प्रोजेक्ट्स ने आशिर को ना बहुत हम्बल कर दिया, और हमने देखा 21 घंटे इसको शूट करते हुए, स्पेशली जॉन पे। तो आई थिंक ही इज़ रेडी फॉर द वर्ल्ड नाउ। और मेरे लिए तो अपनी सारी अचीवमेंट्स एक तरफ होती हैं, और जो खुशी मुझे अपने बच्चों की अचीवमेंट्स में मिलती है। बिल्कुल सही, आपने जिस तरह पहले भी बात की है, जो सक्सेस है उसके साथ हम्बलनेस का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने जिस तरह पहले भी कहा, आपकी जो फैमिली है वो काफ़ी टैलेंटेड है। आप भी ज़ाहिर है वजाहत म्यूजिशियन है, नाइल भी म्यूज़िक बनाता है। इस प्रोसेस में आप किस हद तक शामिल होते हैं या किस हद तक सपोर्ट कर पाते हैं? मैं तो कभी भी इतना अच्छा नहीं था, जैम की हद तक ठीक है, कवर सॉन्ग स्ट्रिंग्स की गाली है, बट ये लोग तो सीरियस लोग हैं। तो नाइल का एक अलग दिमाग रहा है बचपन से, इवन एज अ पर्सनैलिटी उसकी जो है वो अलग ही सोच रही है। और आई थिंक आशिर थोड़ा मेन स्ट्रीम ज़्यादा है, नाइल का अपना एक नीश है, दोनों की अपनी जगह है। इनकी ये जो पावर्स जब कंबाइन हुई तो सदके बना। दे रोट इट देमसेल्व्स, नाइल की लिरिक्स से कंपोजिशन आता है आशिर की, फिर निहाल को ज़ाहिर है बाद में अप्रोच किया कि तुम भी इस पे गाओ। तो आई थिंक इनका किलर कॉम्बो जो है, और आई थिंक एक गाना इस साल इनका मिल के और आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा गाना है। एंड ऑनेस्टली दैट पीस वाज रियली गुड, हम बड़ा एंजॉय करते हैं, मेरी तो प्लेलिस्ट में भी शामिल है। खैर, अच्छा व्हाट नेक्स्ट शाज़िया वजाहत, आगे क्या हम शायकीन जो है ना उनको देखने को मिलेगा? फ्यूचर प्लान्स अब इंशाल्लाह एक फिल्म तो जा रहे हैं एक फिल्म तो वजाहत होती है, फिल्म का बहुत ये है और बीच में ड्रामा, बट मैंने कहा कि भाई मेरे ख्याल से बिकॉज ही सो गुड एट इट, फिल्म तो आप हर वक्त नहीं कर सकते, तो ड्रामा ज़रूर करें। तो अब एक और नया कुछ दिमाग में मुझे इसने बोला भी है कि भाई नेक्स्ट ईयर के लिए एक सोचो और स्टोरी कोई, तो हम इसको परसू करके इसको बनाएं, तो इंशाल्लाह अ फिल्म एंड प्रॉब्ली अनदर ड्रामा। अच्छा चलें, ये भी बता देना कि अगर आप दोनों को फिल्म में कोई कैरेक्टर मिले, 1 बाय 1 बता दें, तो कौन सा कैरेक्टर आप दोनों अलग अलग बताएं, क्या प्ले करना चाहेंगे? फिल्म की बात करें तो आई थिंक पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, जो हमारी को कैरेक्टर था बहुत अच्छा था। अच्छा चलें, इन द एंड कोई मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों को जो देख रहे हैं? मैसेज ये है कि प्लीज़ गूंज देखें आप हम टीवी की स्क्रीन पे, इसमें बहुत मेहनत की गई है, दोनों प्रोडक्शन हाउसेस ने मिल के इस चीज़ को आगे लेकर आ रहे हैं। तो ये है कि होपिंग दैट पीपल विल लाइक इट, एंड थोड़ा सा भी अगर चेंज वो सोसाइटी में आता है और लोगों में उसमें लोगों को वो समझ आती है और अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जी गूंज भी देखें, और रोड पे ना ट्रैफिक में जगह दिया करें एक दूसरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे बुरी बात लगती है। थोड़ा सा सब्र कर लें, कोई 5 सेकंड बाद आप पहुंच जाएंगे, ये मेरा मैसेज है इस कॉम को। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया वजाहत एंड शाज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ही एंटरटेनिंग भी होने वाला है, क्योंकि ये जिस तरह का मैसेज अब देने जा रहे हैं ना, लोग समझते नहीं है कि ये जो टीवी है या फिर ये जो एंटरटेनमेंट है, ये इस तरह का आर्ट फॉर्म है जो कि इतनी अवेयरनेस पैदा करता है और लोगों पर इतना ज़्यादा असर होता है कि लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो ये ज़रूर देखिएगा, शोकेस कम्युनिटीज़ एंड मोमिना दुरैद प्रोडक्शन की ये एक मिलकर एक कोशिश है, एक काविश है। ड्रामा सीरियल गूंज 21 जुलाई से मंडे रात 8 बजे से आप देख सकेंगे हम एंटरटेनमेंट के ऊपर।
आई होप आपको पसंद आएगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय टेलीनॉर एंड अलाइड बैंक लिमिटेड। मनी मैटर्स का ये सेगमेंट है और एक ऐसे बैनुल अक़वामी मसले पर आज हम बात करने जा रहे हैं जो मुस्तकबिल की जंगों का सबब भी बन सकता है। वो जंगें जो गोलियों से नहीं बल्कि पानी के बहाव से लड़ी जाती हैं। रिसेंटली आपको याद है कि पाकिस्तान भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा ख़त्म करने के दावे को चैलेंज भी कर रहा है। वहीं पर खित्ते में एक और बड़ी पेशरफ भी हो रही है जिसने इंडिया के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मेडोक डैम ब्रह्मपुत्रा दरिया पर तामीर कर रहा है। जी हाँ, ये वही दरिया है जो तिब्बत से निकलता है और भारत के शिमाल मशरकी इलाकों से होता हुआ आसाम में दाखिल होता है। चीनी हुकूमत इस मंसूबे पर मुमकिना तौर पर 137 अरब अमरीकी डॉलर्स खर्च करने जा रही है, जो एक बड़ी रकम है जो किसी भी आबी मंसूबे के लिए एक बेमिसाल सरमायाकारी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे भारत पाकिस्तान को पानी के जरिए दबाव में लाने की कोशिशें करता रहा है, वैसे ही चीन अब भारत को अपने दरिया पर काबू पाकर एक खामोश लेकिन मजबूत जो है वो मैसेज दे रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात फरहान बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। क्या सिग्निफिकेंस है इस नई डेवलपमेंट की जो चाइना की तरफ से होने जा रही है? ये इंट्रो में जो आपने अभी कहा खतरे की, इंडिया में जिस किस्म का रिएक्शन हो रहा है वो तो लगता ये है कि खतरे के घंटे बजा दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि डाउन स्ट्रीम है, ये तिब्बत से लेके निकल के आता है और वहाँ पे अप स्ट्रीम ये डैम बनने चला है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये तखमीना ये है कि तकरीबन 30% तक भारत का पानी ब्रह्मपुत्रा से गुजर के जाता है। जी। दूसरा बड़ा उनका दरिया गंगा है, गैंजीज भी कहते हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगले 8 साल में ये चीन बनाने चला है, तो चीन का उस किस्म का तरीका नहीं कि वो बस धमकियां दें जिस तरह इंडिया में देता रहा है, बल्कि वो काम करते हैं। 2033 का टारगेट है और इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 60,000 मेगावाट होगी, तखमीना ये है, जो कि पाकिस्तान में मजमूई तमाम तर सोर्सेज से हम जितनी बिजली जनरेट करते हैं उससे ज़्यादा है। ये अपर राइपेरियन है इंडिया के लिए? जी जी बिल्कुल, ऊपर बैठे में वो। मतलब चाइना जो है अगर चाहे वक्त ज़रूरत पड़ने पर अपनी कोई बात मनवाने के लिए पानी को वहाँ से रोक भी सकता है या कम कर सकता है। हम ये अंडरस्टैंड कर लें, इसको सही समझ रही हूं मैं? और अगर तो मोदी जी ने अपने इसी रास्ते पे चलना है तो वो बहरहाल लड़ाई भड़ाई की कोशिश करके देख लें, लेकिन अगर उनमें थोड़ी भी कुछ समझ है तो फिर उन्हें पाकिस्तान और चीन के साथ मुज़ाकरात करके पानी के मसले को अच्छी तरह से खुशस्लूबी से हल करना चाहिए। लग रहा है कि भारत इस मूड में कहीं से भी नहीं लग रहा, वो तो चाइना से भी लड़ाई मोल लेने को तैयार है, पाकिस्तान के साथ भी ऑलरेडी उनका मामला जो है वो चल रहा है। तो पाकिस्तान को इस डैम में दिलचस्पी क्यों लेनी चाहिए या पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? पाकिस्तान का देखिए 2 पहलुओं से इंटरेस्ट है इसमें। एक तो इंटरेस्ट ये है कि ज़ाहिर है इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो क्या उसके नतीजे में वो इस खत्ते में कोई जल्द या बदेर कोई ढंग की कायदे कानून की बात करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक तो ये सवाल है। दूसरा आपने देखा होगा कि जब इंडिया के साथ हमारी ये मई में जो चपकलश हुई और उसमें पाकिस्तान इंतहाई अच्छी तरह से निकल के आया, तो उस ज़माने में ख़बर ये थी कि मोहम्मद डैम जो कि हमारा शुमाली इलाक़ों में है और चाइना की वहाँ पे सपोर्ट है, उन्होंने उसके ऊपर काम तेज़ कर दिया। तो ये भी है कि अगर हमें पानी का ख़तरा हुआ, चीन चूँकि पाकिस्तान का मुद्दत से एक वफ़ादार दोस्त रहा है, तो ये सीपैक के हवाले से और वैसे जो डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ये मुमकिन है कि चीन उन पे काम तेज़ कर दे ताकि पाकिस्तान की कैपेसिटी बेहतर हो? वाटर प्रिजर्वेशन के लिए जो इकदाम हम दुनिया भर में देख रहे हैं, ये एक मैसेज भी हो सकता है दुनिया के लिए भी और इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए भी। क्या पाकिस्तान में उस तरह से काम हो रहा है वाटर प्रिजर्वेशन के लिए फ्यूचर के लिए? क्योंकि आगे कहा जाता है, सुनते ही आ रहे हैं कि जंगें जो है पानी पर होंगी, और एक तो हमने देख भी लिया। पाकिस्तान में बयानात बहुत से हैं, लेकिन काम जिस तेज़ी से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन
ये अब हम उम्मीद रख सकते हैं कि अगर मोमन डैम के साथ ही साथ चाइना ने पाकिस्तान में और रिजर्वॉयर्स में दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने काम तेज़ करने की कोशिश की तो शायद पाकिस्तान भी बिल आखिर तो उसके लिए भी हमें चाइना की तरफ देखना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है अपने वाटर रिजर्वॉयर्स के लिए। हमारे यहाँ तो देखिए ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी एक बहुत बड़ा मसला है और इसके ऊपर कौमी सतह पे हमें बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत है। अंदरूनी तौर पे कंजर्वेशन करें, कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं, ज़रिए अजनास ऐसी हैं जिनसे हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि वो पानी बहुत लेती हैं और दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं जहाँ पे पानी की ज़राए बहरहाल पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है लेकिन वो भी अपना गुजारा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को लैंड लॉक्ड एंड पाकिस्तान को वाहिद कंट्री स्पेशली इस रीजन के अंदर साउथ एशिया के अंदर अकेला तो ऐसा कंट्री है नहीं जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहा है। हम इंडिया के अंदर भी देखते हैं स्मॉग और उस तरह की इशू एंड देन चाइना के अंदर भी हम देखते हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ ये कहकर बड़ी उस जिम्मा हो जाना कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बड़े असरात आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर इसलिए ज़्यादा मसला हो रहा है, किया क्या जा रहा है इससे निकलने के लिए, इससे निपटने के लिए? यही सवाल है ना, यही तो बड़ा सवाल है कि किया क्या जा रहा है और कितनी मुद्दत में किया जाएगा। एग्जैक्टली। अब कई लोग ये कहते हैं और मेरे ख्याल में बड़ी ही ये मजबूत आर्गुमेंट है कि इस वक्त ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज ये ऐसे मामलात हैं कि जो हमारा तरक्याती अमल है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ अरसे के लिए इस पे फोकस होना चाहिए उसका। और मामलात जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो रहा है और चीज़ें वो बहरहाल वक्त के साथ साथ हो जाएंगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम खुदा न खास्ता बिल्कुल ही सड़कें या दूसरे प्रोजेक्ट्स बंद कर देंगे। अच्छा चलें वापस आ जाते हैं इंडिया और चाइना के उस मामले पे। इंडिया के पास अभी ऑप्शंस क्या हैं? आपको लगता है कि वो रोकने की कोशिश करेगा चीन को ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में? देखिए जहाँ तक मेरी मालूमात हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी एक मॉडल के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान थी वैसी तो कोई कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी चाइना और इंडिया के दरमियान उस तरह से नहीं है। तो जो कानूनी जवाज़ है वो तो इंडिया के पास नहीं है। ठीक है। सिर्फ ये हो सकता है और अगर वही बात है कि अगर वो समझदारी का सबूत दें जिसका इम्कानात मोदी साहब के साथ बहुत कम हैं और इस जंग व जदल की कैफियत से पीछे हटें क्योंकि ये मोदी साहब ने तो पाकिस्तान के साथ टकराव करके और कश्मीर में जो उन्होंने किया उसके नतीजे में वो तो लगता ही है कि अपनी डोमेस्टिकली वो वोट अच्छा खबरें ये भी आती है ना वकाई साहब के दिखाने के लिए वही ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के लिए अपनी आवाम को तो वो कहते हैं कि जी इस वक्त जो सिचुएशन है चाइना के साथ भी लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ भी लड़ रहे हैं एंड देन बैकडोर राब्ते भी चले हैं। 30 सेकंड्स के अंदर क्या चाइना के साथ भी इस सिलसिले में बातचीत चल रही होगी इंडिया की या चल रही है? आपके पास इन्फॉर्मेशन है ऐसी? मुझे जो जहाँ तक मालूम है बैक चैनल्स तो अपनी जगह पे हैं लेकिन क्या उनके साथ कुछ प्रोग्रेस हो रहा है ये बहुत कम इस वक्त इम्कान है। ठीक है। इन्हें इंडिया को हिंदुस्तान को नहीं भूलना चाहिए कि चीन की इकॉनमी का साइज इंडिया से 5 गुना बड़ा है। चीन जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है टेक्नोलॉजी पे दूसरे मामलात पे और अब ये देखिए 137 अरब डॉलर का ये डैम का प्रोजेक्ट है इसे लेके चलें, पैसा है तो लेके चलें। तो जिस रफ्तार से वहाँ पे तरक्की हो रही है रफ्तार से तरक्की हो रही है भारत में नहीं हो रही और भारत को ज़्यादा चौधरी इलाके का बनने की भी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोदी। बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही वक्त हमारे शो का हो चुका है खत्म। आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।